नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में और अभिनंदन करता हूं। आप सभी का एक बार करबद्ध होकर मैं प्रणाम करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यही कहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक जरूर। आप वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे हैं, इतने जने लाइक होते हैं, लाइव होते हो तो लाइक जरूर कीजिए, वो मेरे लिए मोटिवेशन है। तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं, एक थोड़ा सा ना फर्स्ट पेपर होता है ना तो ज़बरदस्त उत्साह होता है, सेकंड पेपर में थोड़ा सा उत्साह ठंडा हो जाता है। दोस्तों, ये समय ठंडा होने का बिल्कुल भी नहीं है। आप एनर्जेटिक रहिए, उत्साहित रहिए कि नहीं, जितने ऑब्जेक्टिव मिले फटाफट निकालते जाएं। 1500 क्वेश्चन कम नहीं होते साहब, वो 1500 क्वेश्चन नहीं होते हैं, बल्कि वो 1500 इंटू आपको पता है 4 ऑप्शन होते हैं, आपको ये पता होता है, बल्कि वो 6000 क्वेश्चन है। एक तरह से देखा जाए तो 6000 क्वेश्चन आप करने जा रहे हो और ये पूरे सिलेबस का सार होता है, इसलिए आप कंटिन्यू जुड़े रहें। अब मैं 3 बातें डाउट क्लियर कर देता हूं। फर्स्ट ये कि बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर आप स्पीड से करवाते हो। बिल्कुल, कल थोड़ा सा स्पीड से करवाया, समय कम होता है और मैं चाहता हूं कि 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको 150 क्वेश्चन मिल जाए, इसलिए स्पीड से करवाता हूं। वो आप टेंशन मत लीजिए, आज मैं थोड़ी स्पीड को सही रखूंगा। दूसरा क्वेश्चन डाउट था कि सर आप जो है वो कुछ क्वेश्चन में हमारे फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में कुछ डाउट्स हैं, तो मैं आपको बता दूं कल संडे है, कल मैं आपको एक क्लास दूंगा जिसमें केवल और केवल आपके आज एक तीसरा पेपर और हो जाएगा, तो तीनों पेपर में जो भी डाउट्स होंगे और जो मान लो जैसे भरतमुनि वाला 1-2% मैंने थोड़ा सा गलत उत्तर बता दिया था, तो वो कौन से थे प्रश्न, उनको मैं तीनों पेपर्स के एक साथ लगभग 40 के करीब क्वेश्चन है, किसी को कोई समझ नहीं आ रखा, मैं उसकी व्याख्या सही समझा दूंगा कि भैया इसमें सी कैसे हुआ, इसमें डी कैसे हुआ, इसमें कौन सा होगा। तो मैं कल आपको 40 क्वेश्चन की डाउट वाली क्लास दे दूंगा, ठीक है। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि कल सेकंड पेपर में सबसे पहले आंसर की भेजने वाले मैडम है पूजा तिवारी मैडम, बीकानेर से ही हैं, वो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट ही हैं। उन्होंने सबसे पहले आंसर की तैयार करके भेजी थी, तो बहुत बहुत बधाई हो। और लक्ष्मी चौधरी के बाद फिर से एक बार पूजा चौधरी 2 नंबर, यानी अभी तक दोनों महिला मंडल जो है वो आगे चल रहा है और लड़के थोड़े से पीछे चल रहे हैं। लड़कों की इज्जत का सवाल है भैया, आज तीसरे पेपर में सबसे पहले की आनी चाहिए। देखो, मैंने कहा है मैं ईमानदारी से बताऊंगा, तो ईमानदारी होगी कि जो पहले भेजेगा उसका पहले नाम लूंगा। तो उन दोनों को ऑनलाइन कोर्स के कोड जो हैं आज मिल चुके होंगे अब तक तो, और बिल्कुल कोड उनके पास मिल चुके होंगे, और वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर हमें कोड मिल चुके हैं, हम आज परचेज कर, जो भी एक्सवाइजेड हो वो कोड बताए ज़रूर। 3 बातें हो गई दोस्तों। लाइक और शेयर ज़रूर करें। कल 500 का टारगेट था जो नहीं पूरा हो सका, तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप ईमानदारी से शेयर कर दीजिए, बाकी कोई आए ना आए वो उसकी हेडेक है। जैसे गौरव सिंह जी घाणेराव साहब ने उस दिन वीडियो का लिंक जो था वो ग्रुप में डाल दिया। अब उन्होंने ये थोड़ी कहा था सब ज्वाइन करो ही करो, उन्होंने कहा था भाई जिसको ज़रूरत है वो आए, ज़रूरत होगी वो आएगा, दैट्स इट। अब एक बात और, बहुत मैंने पेपर की फर्स्ट और सेकंड दोनों की पीडीएफ जो है, दोनों पेपर की पीडीएफ जो है वो, हाँ, मैंने दोनों पेपर की जो पीडीएफ है दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड दोनों, और आज तीसरे तीनों पेपर की पीडीएफ जो है वो इस टेलीग्राम चैनल एनडीसी क्लासेस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां अपलोड कर दी है। अब आप कई स्टूडेंट बोले सर उसके आंसर की भी दे दो हमें, बिल्कुल मैं बता दूं आपको क्लियर कि मैं आंसर की नहीं दे सकता। आंसर की आपको इसीलिए मैं बोलता हूं कि लाइव क्लास आए, क्वेश्चंस हल करें और फटाफट 1.5 घंटा, थोड़ा आप 1.5 घंटा समय दें और उसके बाद आंसर की और पेपर, जब मैं आपको पेपर दे रहा हूं, आपको आंसर यहाँ बता रहा हूँ, फिर आपको आंसर सब कुछ वहीं दे दें तो फिर मतलब क्या है, फिर मैं ये मेहनत क्यों कर रहा हूँ। आपको पता है 1.5 घंटे क्लास के लिए हमें 3-3 घंटे खराब करने पड़ते हैं। अगर मान लो आधा-आधा घंटे क्लास होती ना, हम दिन में 10-10 12-12 रिकॉर्ड कर देते, लेकिन हम ऐसा करते नहीं है, क्योंकि हमारे लिए एक क्लास होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, तो हम उसमें ज़्यादा समय देते हैं। इसलिए थोड़ा सा आप रहें, और मैंने आपको कहा है आप आंसर की बनाएं इस तरह से, एक एक में ये होगा, 2 में ये होगा, 3 में ये होगा, इस तरह बनाएं और मुझे भेजें। आपको निश्चित रूप से क्रैश कोर्स वाली क्लासेस मिलेगी, बहुत ज़बरदस्त क्लासेस मिलेगी, लेकिन थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं एक बार आपने शेयर कर दिया होगा, एक बार जोरदार लाइक जरूर कर दीजिए। कि सर एक बार कर दिया दोबारा कर दिया, दोबारा मत करना, एक बार ही करना, एक बार लाइक कर दीजिए। अब हम श्री गणेश करते हैं, मां सरस्वती का नाम लेकर, वीणा वीणा वादिनी का नाम लेकर। चलिए पहला क्वेश्चन आप उसका, ऋतुरात्मा काव्य पद है। मैं आपको आज की क्लास में बहुत सी कुछ नई चीजें बताऊंगा बीच बीच में। आप अगर पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो उन चीजों का विशेष ध्यान रखना, ताकि वो पढ़ते समय उन चीजों पर फोकस करना, आपके स्कोर में इजाफा होगा। चलिए, ऋतुरात्मा काव्य पद है किसका? आचार्य कुंतक, आचार्य वामन, आचार्य विश्वनाथ या आचार्य भामह। तो आपने ये परिभाषा अब तक बता दी होगी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आचार्य वामन। इसका राइट आंसर होगा आचार्य वामन। आगे चलते हैं।
रीतिकाल का रीति सिद्ध नाम किसके द्वारा दिया गया? अब जैसे इस प्रश्न में आपको बहुत बढ़िया चीज बता दूंगा कि रीतिकाल का रीति सिद्ध ये आए, रीति सिद्ध नामकरण किसने दिया? तो इसमें सिंपल सी बात है, ये जो इसको रीतिबद्ध रीति सिद्ध रीति मुक्त में डिवाइडेशन किया था, ये किसने किया था बताओ देखें, ये किसने किया था? ये किया था विश्वनाथ मिश्र ने। किसने किया था? विश्वनाथ मिश्र ने किया था, है ना। तो ये हो गया विश्वनाथ मिश्र। समझ आ गई बात आपको? चलिए, उसके अलावा आप देख लीजिए, विश्वनाथ मिश्र हो गए। अब मैं इसको एक बात और बता दूं कि तीसरा क्वेश्चन पे जाते हैं पहले, फिर बात बताऊंगा मैं बाद में। अभी बता दूंगा तो कुछ बात सुन के चले जाएंगे। बहुत बढ़िया और गुड न्यूज देने वाला हूं, लेकिन वो कहाँ दूंगा इस पूरे वीडियो में, वो मैं आपको इस पूरा वीडियो देखने वालों को ही फायदा मिलेगा। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले सैकड़ों कवि हुए हैं, वे आचार्य नहीं हो सकते, कवि ही हैं। ये बात किसने कही थी? रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या राम स्वरूप चतुर्वेदी? तीसरे क्वेश्चन का आंसर फटाफट आंसर दे दीजिए। आज मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने का समय भी दूंगा और उत्तर करने का भी समय दूंगा, जल्दबाजी नहीं करूंगा। एक कमेंट था, बहुत अच्छा कमेंट था कि सर अगर आप चारों ऑप्शन का एक्सप्लेन कर दें तो बड़ा मजा आ जाए। साथियों माफी चाहता हूं, चारों ऑप्शन एक्सप्लेन हम कुछ प्रश्नों के करेंगे, सबके नहीं कर सकते, क्योंकि 150 क्वेश्चन बहुत होते हैं, आप समझते हो, है ना। तो इसलिए चाहे फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, फिर कई जाने लग जाते हैं। मैं चाहता हूँ देखो लाइव दे, प्लीज आप देखते तो हो ही, लाइव देखा अगर मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। बाकी आपकी इच्छा है ना। हरी इच्छा हरी करे सुख हरी, हरी इच्छा प्रबल। तो इसका राइट आंसर है नगेंद्र। इसका राइट, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था कि हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले सैकड़ों कवि हुए हैं, वे आचार्य नहीं हो सकते, वे केवल कवि हैं। आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, ये कथन किसका है? कि केशव जो थे वो हृदयहीन कवि थे, केशव जो थे वो हृदयहीन कवि थे। ये कथन किसका है? जल्दी से बताएं, देखिए ये कथन किसका है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और आपको बस इसका सही आंसर बताना है। बताओ, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, ये किसका? तो ये है दोस्तों रामचंद्र शुक्ल का कथन है। चौथा प्रश्न हो चुका है, हम चलते हैं आगे। पांचवा, भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। क्या बोला है? हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं भूषण जो है, ठीक है ना। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि नहीं है, रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि कोई और है, आगे प्रश्न भी आएगा। आप मुझे बताएं, भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि है, यह कथन किसका है? इतनी देर में तो आपने उत्तर दे दिया होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा शुक्ल होगा। इसका आंसर क्या होगा? शुक्ल होगा। हतोत्साहित नहीं होना है, उत्साहित रहना है, एनर्जेटिक रहना है। वीडियो बकायदा देखो। और मैं तो ये कहता हूं कि आपको क्या करना चाहिए, मतलब ये जो क्लास अटेंड करते समय कोई नोट्स वगैरह पास में ना रखो। बस अब जैसे क्लास कंप्लीट हो गई, क्लास कंप्लीट हो गई, तो क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना चाहिए कि फिर इस टॉपिक को एक बार रिवीजन अगर समय मिले तो कर लो, अदरवाइज आप सो जाओ, दूसरे दिन की टॉपिक की तैयारी करो। और टॉपिक में आपको एनडीसी निःशुल्क क्लासेस जो है उस पर मैं आपको टॉपिक देता भी हूँ, ठीक है। अगला है, प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर बच्चन सिंह? इन चारों में से ये कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से आंसर बताएं, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में कौन करने वाला है? अब तक आपने आंसर दे दिया होगा। इसका राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मैं वही प्रश्न सिलेक्टेड करके लाया हूं जो मुझे लगता है पेपर में आने की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और अब आपको विश्वास तो करना पड़ेगा। शुक्ल ने रीतिकाल का अंतिम प्रबंध कवि किसे कहा है? अब यहां पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि सर प्रबंध कवि वगैरह में, लेकिन नहीं, कोई नहीं है, आपको याद क्या है वही लिखो। शुक्ल ने रीतिकाल का अंतिम प्रबंध कवि किसे माना है? जल्दी से बताएं। देखें तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर प्रबंध कवि माना है, अंतिम प्रबंध कवि माना है पद्माकर को माना है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, कल वाली जो क्लास है उसमें इन तीनों पेपर्स में, आज के पेपर में कोई डाउट हो, कल वाली क्लास में आप फटाफट कमेंट में बता दें मुझे। कमेंट ये नहीं जो लाइव कमेंट नहीं, जो सीधे कमेंट होता है ना उसमें बता दें, ताकि मैं वहां से क्वेश्चंस देख के और उनके स्क्रीनशॉट लेके और हाथों हाथ आपको डाउट क्लियर कर दूंगा कि भाई इसमें ये सी क्यों है, बी क्यों है। कहीं मैंने अगर गलत बताया तो मैं वो भी सही बता दूंगा, भाई इसमें मैंने गलती से ही बताया है, ताकि आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। बाई चांस पेपर में आ जाता है तो आपको सही उत्तर मिले। शुक्ल ने रीतिकाल का अंतिम प्रबंध कवि पद्माकर को माना, ये हो चुका है। आगे चले, आज तो मैं धीरे चल रहा हूँ आराम से, ठीक है भाई। इस काल को कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है, क्या बात है। यानी रीति काल को अगर कोई श्रृंगार काल कहे
तो कह सकता है ये कथन किसका है। 8वां नंबर क्वेश्चन जो है ये कथन किसका है बताओ। देखें, यानी कहने का तात्पर्य सीधा हो गया, रीति काल को श्रृंगार काल कोई कहे तो कह सकता है, रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है, जल्दी से बताओ। देखें, तो रीति काल को श्रृंगार काल कहने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, है ना, विश्वनाथ प्रसाद। आपको पता है रीति काल को शरीर काल किसने कहा है, रीति काल को शरीर काल किसने कहा है? चलो बता, जो बताएगा वो कुछ इनाम पाएगा। बताओ। देखो, सबसे पहले शरीर काल किसने कहा है रीति काल को? नहीं बताया? चलो मैं बता देता हूं, ये कहा है दिनकर ने। किसने कहा है? दिनकर ने रीति काल को शरीर काल कहकर भी पुकारा है। मैं बीच बीच में बताऊंगा किसने क्या क्या काल कहा है, मैं और भी नाम बताऊंगा, सुनते रहोगे तो कुछ मैटर भी बता दूंगा, नहीं सुनोगे तो भाई जा सकते हो। देव ने किस नए संचारी भाव की उद्भावना की है? और एक बार जो लाइव आए वो कृपया करके पूरी क्लास देखें, बढ़िया क्वेश्चन है, क्यों अपने नुकसान कर रहे हो। देव ने किस नए संचारी भाव की उद्भावना की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छल। कौन सा होगा? छल। रीति कवि देव का पूरा नाम क्या था? इससे सरल कोई प्रश्न हो सकता है क्या? क्या रीति काल का जातिविलास था, या फिर राजविलास था, या देव कुमार था, या देवदत्त था? तो ये देव कुमार देवदत्त में भी कुछ उलझ जाएंगे, है ना। तो इसका राइट आंसर था 10वें में ए। बेनी प्रवीण की प्रथम रचना कौन सी है? क्या बात है, 11 नंबर क्वेश्चन है, बेनी प्रवीण की प्रथम रचना कौन सी है? अब बताओ। चलो बेनी प्रवीण की रचना तो ठीक है, प्रथम और पूछ लेते हैं कई बार, तो अब दिक्कत बड़ी हो जाती है। मैं आपको एक चीज यहाँ बता देता हूँ, आप याद रखो, रीतिकाल पढ़ रहे हो ना, तो इन कवियों को विशेष पढ़ना। केशव, अब आप कहोगे सर ये तो हम सबको ही पता है, नहीं मैं फिर कह रहा हूँ इन पर जोर देना। पद्माकर, भिखारीदास, भिखारीदास, ठीक है, देव, घनानंद, ठीक है, और अपने बोधा। आपको बता दूं, घनानंद इन दोनों की रचनाएं बहुत कंफ्यूज करती है, इन दोनों की रचनाएं बहुत कंफ्यूज करती है। और आज एक ऐसा ही प्रश्न यहाँ पर मिलेगा आपको, तो बड़ा सचेत होकर आंसर देना है। हमेशा आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको एक बहुत अच्छी राय बता दूं, जिस काल की भी तैयारी कर रहे हो आप उसमें से जो मेन कवि है ना उनको बढ़िया रखना। बाकी कोई अगर मान लो छोटा मोटे कोई जो वर्णन वाला कवि है वो अगर आ जाएगा आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा, इन कवियों में से गलत करते हो ना नुकसान पहुंचेगा। इन कवियों को बढ़िया तैयार कर लेना जिस काल में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो बेनी प्रवीण की प्रथम रचना आपने बता दी होगी, वो है नवरस तरंग। कौन सी रचना है? नवरस तरंग। आगे चलते हैं, घनानंद की रचना, ये लो नाम लेते ही शैतान हाजिर, है ना। शैतान घनानंद नहीं है, घनानंद तो मेरा फेवरेट है। घनानंद की रचना बताइए, वो रचनाएं जो कंफ्यूज करने वाली है बहुत। सुजान सागर, विरह वारिश, इश्क लता और इश्क नामा, 4 रचनाएं हैं। मुझे फटाफट इसमें से बताओ कि राइट आंसर कौन सा है। मैं थोड़ा चेक करता रहता हूँ बीच बीच में कि क्लास कंटिन्यू चलनी चाहिए। आज कोई पास में है नहीं, हाँ तो बहुत बढ़िया क्लास चल रही है और अब तक ठीक है। देखिए, तो आपने आंसर दे दिया होगा, मैं आपके कमेंट जरूर देख रहा हूं, आप निश्चिंत माने। अब चलिए मैं आपको बताता हूं इसमें क्या है। ये दोनों रचनाएं, ये दोनों रचनाएं घनानंद की है। मैंने ये प्रश्न जानबूझकर इस तरह दिया है ताकि आपका डाउट यहीं क्लियर हो जाए। मेरा उद्देश्य केवल प्रश्न बढ़ाकर या व्यूज बढ़ाना नहीं है, बल्कि आपको कुछ लॉजिक से परिचित करवाना है जिससे आप एग्जाम में गलती ना करो। जैसे दोस्तों आगे बताएंगे हम, कल वाला पेपर, जब भी आधुनिक काल वाला पेपर होगा ना जबरदस्त होगा। तो देखो इसमें क्या होगा, सुजान सागर इश्क लता, क्या है दोस्तों? सुजान सागर और इश्क लता, ये दोनों घनानंद की। और विरह वारिश और इश्क नामा ये किसकी है? बोधा की है। तो और इन 4 में से एक आध रचना तो कंफ्यूज करके जरूर पूछी जाती है, तो आप जरूर ध्यान रखना। ये जो बी और सी है, बी और डी, ये बोधा की है, और ए और सी जो है ये है घनानंद की। तो इस ये प्रश्न वैसे होता है डिलीट, है ना, लेकिन हमने तो समझना है ना, हमें कौन सा यहाँ पे सिलेक्शन करवाना है। यहाँ मेरे यहाँ तो सिलेक्शन होने से रहा, आप 130 120-25 से क्रॉस कर रहे हो ना, तो आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, ठीक है। रस विलास किसकी रचना है? अब मैं आपको गारंटी से बता दूं ये प्रश्न क्यों अच्छा है। आप देखिए तो सही, ये प्रश्न क्यों अच्छा है, मैं बताता हूं आपको ये क्यों अच्छा है। ये इसलिए अच्छा है क्योंकि जब रस विलास रचना नाम में दिमाग में आता है तो चिंतामणि का नाम दिमाग में आता है, और वहां चिंतामणि ऑप्शन में ही नहीं होता, अल्लो सा। अब कहीं करा, अब कहीं करा साहब, चिंतामणि तो ऑप्शन में ही कौन नहीं। सर प्रश्न डिलीट होगा क्या? उस वक्त 1000 बातें दिमाग में आती। अरे भाई साहब वो पूछ रहा है निम्न में से, यानी इनमें से एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी रचना भी रस विलास है। चलो मैं आपको उसकी
एक रचना और बताने का प्रयास करूंगा जहां तक वो सही है मुझे लगता है, जिसकी रचना अलंकार चंद्रोदय है। अलंकार चंद्रोदय ये रचना इनमें से एक की है, उसी की ये रचना है रस विलास। चलो बताओ, देखें कौन है वो व्यक्ति। बता दिया क्या आपने? अब इसको चलो बता दिया, वो अच्छी बात है। अब मैं एक तरीका और बताता हूं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बोली थी कि आप है ना केशव, चिंतामणि, पद्माकर, भिखारी दास, गणानंद बोधा, इनको बढ़िया इसलिए याद रखना कि बाई चांस इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो चिंतामणि तो ऑप्शन भी नहीं है, फिर आपको केशव बढ़िया याद है। तो आपको पता है सब केशव की तो ये रचना थी ही नहीं, और पद्माकर की तो वो हमने पढ़ रखी है, वो गंगा के घाट पर लिखने वाली वो चार पांच रचनाएं, उनमें भी कोई रस वाले। अब बात आ जाती है दो, जब ग्वाल कवि आता है तो दिमाग में आता है कि इसकी तो यही प्रसिद्ध रचना थी, और तो कोई प्रसिद्ध रचना थी नहीं। अब लास्ट में आंसर कौन सा रहा? बेनी बंदीजन। इस तरीके से हम आंसर भी निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए 4 ऑप्शन होते हैं भाई साहब, ढंग से पढ़ोगे ना तो निकाल लोगे, बढ़िया स्कोर करके आओगे, और राजस्थान रैंक भी निकाल लोगे, और छोटा सा सहयोग कह दोगे गुरुजी लास्ट में आपने जो हमें क्लासेस दी थी वास्तव में बढ़िया, मिलने आओगे आप, मैं पक्का वादा करता हूं, क्योंकि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है, आपकी हो चाहे मेरी हो। बिहारी सस्सई के प्रथम टीकाकार कौन थे? बिहारी सस्सई पर, बिहारी सस्सई नहीं बल्कि बिहारी सस्सई के प्रथम टीकाकार कौन थे, उस पर टीका लिखने वाले कौन थे? उत्तर दे दिया होगा, उत्तर होगा इसका कृष्ण कवि, है ना। आगे चलते हैं। शुक्ल के अनुसार दोस्तों रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि कौन है? अब हमें पूछ रहा क्या है? रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि। कंफ्यूज कैसे कर रहा है? शुक्ल के अनुसार। अब माथा फोड़ी दिमाग में क्या आई कि यार, क्योंकि आप जानते हैं कि रीतिकाल का प्रतिनिधि किसको कहा जाता है, यहां पर दोनों ही हैं जिनके मध्य विवाद चलता है, वो दोनों ही मौजूद हैं यहाँ पर। अब इसने ये शुक्ल दे दिया, अल्लो सा, अब कंफ्यूजन। और यार मैं, मुझे तो आता था, ले ये तो मेरा आता हुआ गलत हो गया, 2.6 से। अरे भैया आता हुआ ये क्या करे? शुक्ल के अनुसार, शुक्ल कहता है केशव ही जो रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि था, है ना। आगे चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखो। तुलसी गंग दो भई सु कविन के सरदार। आजकल मैंने कहा था पंक्तियां आ रही है, तो मैं प्रसिद्ध पंक्तियां भी लेकर आ रहा हूं पेपर में, ताकि आपको बढ़िया क्वेश्चन मिले। मेरे पेपर्स को काफी कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में और ऑनलाइन में जिन्होंने नकारा है। देखो 2-4 प्रश्न गलत हो ही जाते हैं, आरपीएससी कौन से होते नहीं है, ठीक है, तो नकारा है। लेकिन अभी जब फर्स्ट ग्रेड का पेपर आया तब ऐसे ही पेपर बने हुए थे, जो उनको लगता था ये तो कचरा सा बना हुआ है। अभी ऐसे ही पेपर आ रहे हैं, मिक्सअप पेपर आ रहे हैं। लेकिन नहीं, चलो सबकी अलग अलग सोच है। कई बार लोग ठोकर खा, वो था ना, ठोकर खाने के बाद ही समझते हैं, उन्हें कहते हैं आगे पत्थर है, वो देखते ही नहीं है, नहीं देखेंगे ही नहीं ये ठोकर। हाँ अब पता चला पत्थर है, तो पहले ही बोला था ना। लेकिन नहीं, किनकी आदत पड़ी हुई है ठोकर खाने की। हाँ हकीकत है, कई बार थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है कि भाई इतना अच्छी चीज बताते हैं, कई बार समझाते हैं, चलो ऑनलाइन वाले तो बेचारे दूर दूर बैठे हैं, ऑफलाइन वालों को समझाते हैं लेकिन समझते ही नहीं है, बात ही नहीं समझते हैं। ठीक है, तो तुलसी गंग दो भय सु कविन के सरदारी है, उक्ति क्या है, किसकी है? रहीम की, भिखारीदास, गंग कवि के सरदार। तो आपने अब तक कर दिया होगा, ये उक्ति किसकी है? भिखारीदास की है। भिखारीदास वही भिखारीदास जिसका जन्म 1625 हुआ था या 1725 में हुआ था, ये यहीं पर कंफ्यूज कर देगा आपको। हालांकि हुआ 25 में था, 1600, ठीक है। भिखारी था, इसकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं जो पेपर में बहुत पूछी जाती है, श्रृंगार निर्णय एक तो, और एक कौन सा? काव्य निर्णय है क्या? काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय। ये भिखारी था मगर निर्णय बड़े बड़े करता था। ये पेपर में बहुत बार पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सेनापति की प्रसिद्ध कृति कौन सी? अलंकार दर्पण, भाषा भूषण, यमक सत्सई, कवित रत्नाकर। तो बताओ देखें इसमें सबसे प्रसिद्ध कृति कौन सी है सेनापति की? फिर बढ़िया आंसर मिलेगा, बताओ। इसमें आप जानते हैं सेनापति की प्रसिद्ध रचना है कवित रत्नाकर। शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि। अभी थोड़ी देर पहले आपसे अंतिम प्रबंध कवि पूछा था, अब अंतिम श्रृंगारी कवि पूछ रहा है। साहब तारतम्यता के साथ प्रश्न बनाए हुए हैं, ऐसे प्रश्न नहीं बनाए हुए, तारतम्यता के साथ प्रश्न बनाए हुए हैं। शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी। हाँ ये जरूर है कि टेस्ट सीरीज में बहुत से पेपर क्या है, थोड़ा सा वर्कलोड होने की वजह से मैंने दूसरे साथियों से बनाए, लेकिन ये पता चल गया कि उन्होंने मन से नहीं बनाए थे, ये जरूर पता चला। वो जो भी देख रहे हैं वीडियो, उन्होंने पेपर मन से नहीं बनाए थे, और मन से पेपर बनाते ना तो मेरे पेपर सोच के स्टूडेंट्स आए और अटेंड किया तो उन्हें लगा कि नहीं सर मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसे पेपर नहीं बने। ऐसे पेपर बनते ना तो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया लगता। लेकिन अब मैंने यही सोचा है कि अब जो भी करना है अकेले ही करना है, लेकिन काम जबरदस्त करना है।
एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि कौन है? 18 नंबर क्वेश्चन बताओ। देखें, अंतिम श्रृंगारी कवि दोस्तों है द्विजदेव। कौन सा है भाई? द्विजदेव। श्रृंगार विलास की रचना किसने की थी? यह भी एक अच्छा प्रश्न है कि श्रृंगार विलास की रचना किसने? सोमनाथ, सेनापति, आलम या फिर देव? बताओ देखें, श्रृंगार विलास की रचना किसने की थी? बताओ देखें। तो आपसे आंसर दे दिया होगा, श्रृंगार विलास सोमनाथ का हुआ था। सोमनाथ मंदिर का श्रृंगार हुआ था, सोमनाथ श्रृंगार विलास। आगे के कवि रिझ है तो कविताएं न तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है। ये पेपर में आने लायक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है दोस्तों। हाँ, मुझे इंपॉर्टेंट से याद आ गया। एक कमेंट देखा था, उसमें बोल रहा है, मित्र बोल रहा है कि, या मैडम बोल रहे हैं कोई, बोला सर आप इंपॉर्टेंट और बता दिया करो। अरे यार, ये 150 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही तो लेके आ रहा हूँ, अब इसमें से भी इंपॉर्टेंट बताऊं, वही बता दूं क्या 150 जो पेपर में आएंगे, है ना, सीधे सीधे वही ला के देता हूँ क्या? गजब बातें करते हैं मैडम। ठीक है, तो आगे के कवि रिझी है तो कविताएं न तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है। इसमें ये रचनाकार बताएं। देखें, ये पंक्ति किसकी है? भिखारी दास की, तुलसीदास की, केशव दास की? ये क्या दे दिया? 20 नंबर क्वेश्चन सही है क्या भैया? आगे के कवि रिझी है तो कविताई न तो राधिका कन्हैया, ये इसमें तो मुझे लग रहा है ऑप्शन गलत दे दिए। पंक्ति तो बहुत बढ़िया है, या नहीं है? 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, फिर भी ये पंक्ति में गलती कैसे हो गई, या नहीं है गलती? ये भी कंफ्यूजन तकड़ा है इधर, ये भी। हाँ, तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बताओ, देखिए जल्दी से बताओ इसका आंसर, कि आगे की कवि रिझी है। मैं बता रहा हूँ फिर से, ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। और हाँ, ऐसा ही मुझे एक पंक्ति कल वाले पेपर में, चलो वो तो कल डाउट क्लियर करवाऊंगा। तो ये पंक्ति भी किसकी है? ये भिखारी दास की पंक्ति है। आगे कवि रिझी है तो कविताएं न तो राधिका सुमिरन को बहानो। अब आपको पता है ये कविता तुलसीदास नहीं लिख सकता, ऐसी कोई बात इसने नहीं लिखी, ऐसी कोई बात इसने नहीं लिखी। आप इसका उल्टा भी आंसर देते तब भी रिजल्ट भिखारी दास ही आता। उसके बाद आप देखेंगे व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार कौन है? व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार देव, जसवंत सिंह, कुलपति या प्रताप शाही? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। देव, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र? ये वो कुलपति मिश्र है। कुलपति मिश्र का जन्म 60 वाला है ना, 60 वाला कुलपति मिश्र। बोलो सर कौन सा 60? 1660 है क्या? हाँ 1660। चलिए, इसका राइट आंसर होगा प्रताप शाही। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? प्रताप शाही, व्यंग्यार्थ कौमुदी। रस रहस्य के रचनाकार कौन है? ये लो साहब, ये एक ऐसी रचना है जो मतलब ये आपको याद रहना चाहिए। रस विलास किसकी है, रस रंग किसकी है, रस रहस्य किसकी है ना, ये 2-3 कंफ्यूज करने वाली रचनाएं। तो देखो, आप जानते हैं कि ये रचना है कुलपति मिश्र की। अभी मैंने बताया था ना, 60 में जन्म हुआ था, कुल का पति 60 साल का हो गया, फिर भी अब तक जो है अपनी मर्जी चला रहा है। ये रहस्य की बात है, इस प्रकार से मैंने बताया था ऑफलाइन क्लास में। तो अलंकार दर्पण के रचयिता कौन है? कृष्ण कवि, गुमान मिश्र और देव या चिंतामणि? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। रीतिकाल में इस टाइप के रचनाओं को मतलब घुमा फिरा के देने की बहुत अच्छी प्रवृत्ति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुमान कवि। 23वें में जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुमान कवि हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए रीतिकाल से संबंधित सत्य कथन। रीतिकाल काव्य में श्रृंगारिकता की भावना की प्रधानता है क्या? बताओ, देखिए श्रृंगारिता की भावना प्रधान है रीतिकाल में, क्या ये प्रधान है? ब्रज भाषा का सहज सरल, जो ब्रज भाषा का प्रयोग है वो सहज सरल और कोमल रूप से किया है। रीतिकाल के कवि में भक्ति संबंधी पद भी लिखते समय श्रृंगारिकता का सहारा अधिक लिया है। क्या ये बातें सत्य है क्या? तो बिल्कुल ऐसी कंडीशन पे तो हम 99% उपयुक्त सभी ही करते हैं। असंगत बताइए। चिंतामणि कृत, कवि कुल कल्प तरु, भिखारीदास रस सारांश, मतीराम राग रत्नाकर, है ना, और ब व स दोनों असंगत बताइए। यार ये तो बहुत ही खतरनाक प्रश्न हो गया। असंगत बताइए, बताओ देखिए इसका आंसर। गलत नहीं होऊंगा मैं, चिंता मत करो। मुझे जहाँ जहाँ तक याद है पूरा अच्छा से क्लियर है। इसमें असंगत ये है, ये सही बात है, ये सही बात है ना। ये राग रत्नाकर मतीराम की नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। देव द्वारा रचित राग रागिनियों से संबंधित ग्रंथ कौन सा है?
राग रागनियों से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर दोस्तों क्या है? इसका आंसर है राग रत्नाकर। कुछ लोग बाई चांस गलती हो ही जाती है, कई बार क्या होता है ध्यान जुबान पे कुछ होता है, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, तो उस कारण से भी हो जाता है। तो बड़ा अच्छा सलीके से कमेंट करते हैं, सर आपने शायद बी बताया, एक बार ढंग से एक बार वापस देखिएगा। तो ऐसे प्रश्न अच्छे लगते हैं। कोई कहता है सर गलत बता रहे हो, क्या है आपको उत्तर आता ही नहीं है। अरे वाह यार, कमाल करते हो पांडे जी, है ना। चलो आगे चलते हैं। विष्णुपद कीर्तन किसकी रचना है? चिंतामणि, रसनिधि, रसलीन और प्रताप शाही। विष्णुपद कीर्तन, ये भी थोड़ी सी खतरनाक रचना है। 27 बताओ देखें, विष्णुपद कीर्तन किसकी है? विष्णुपद कीर्तन, ये रचना दोस्तों, विष्णुपद कीर्तन ये रचना है रसनिधि की। किसकी रचना है? रसनिधि की। बिहारी सस्सई का रचना काल माना जाता है। बताओ बिहारी सस्सई की रचना कब हुई थी, कौन सा काल माना जाता है? याद रहना चाहिए आपको। उत्साहित रहिए, एनर्जेटिक रहिए। नींद आ रही है क्या? कैसे 9:30 हो गए, सुबह जल्दी उठे थे तो क्या हो गया, 2 बजे तक पढ़ना है, अभी तक नींद नहीं आनी चाहिए। हाँ, बिहारी सस्सी का रचनाकाल 1662 में है। आगे चलते हैं। महाभारत के द्रोण पर्व का अनुवाद अनुवाद किस रचना में किया गया है? संग्राम सार, रस रहस्य, नक्सिक या फिर रसराज। बताओ देखें किस में किया गया है? महाभारत का जो द्रोण पर्व है उसका अनुवाद किस में किया गया है? उसका अनुवाद दोस्तों आपने उत्तर दे दिया होगा, संग्राम सार। रहीमन पुत्री श्याम मनहु जलु जलज मधुकर लसे और केंदो साड़ी राम रूप के आराधा धरे। बरवे चौपाई, अच्छा ये पूछ लिया छंद। हाँ ये पूछ लिया छंद। बताओ देखें इसमें कौन सा छंद है, काउंट कर लो। बरवे चौपाई सोरठा दोहा, बताओ देखें। रहीमन पुत्री श्याम मनहु जलो जलज मनुधर मधुकर लसे केंदो साड़ी राम मनहु जल जात मधुकर लसे रहीमन पुत्री श्याम रूप के आराधना। ठीक है, इसमें सोरठा है क्योंकि तुकबंदी यहाँ हो रही है, जबकि जो दोहा होता है दोहे में तुकबंदी जो होती है पीछे होती है। तो तुकबंदी यहाँ बीच में विषम चरणों में होने के कारण दोहा तो हो नहीं सकता, क्योंकि दोहा होता है पीछे। चौपाई में आपको पता है प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, और दोहे में 13-11 होती है, और इसमें 11-13 होती है। ठीक है, बरुआ अपने सिलेबस में नहीं है। इनमें से देव की रचना कौन सी नहीं है? शब्द रसायन, कुशल विलास, जाति विलास, सुजान विलास। इसमें से देव की रचना कौन सी नहीं है? बताओ देखें। इतनी देर में तो उत्तर दे दिया होगा। देव की रचनाएं तो रट के रखनी है, मैंने आपको पहले भी बोल रखा है। सुजान विलास है। और एक बात और सुनो, देव और केशव की अन्य रचनाएं कौन सी किसके आश्रय में लिखी, किसमें कितने प्रकाश है, किसमें कितने प्रभाव है। ठीक है, 39 प्रकाश में कौन सी है, 16 प्रकाश में कौन सी है, 16 प्रभाव में कौन सी है, कौन सी रचना किसने कब किस उद्देश्य से लिए लिखी थी, है ना। प्रेमचंद्रिका क्यों लिखी गई थी, धनोपार्जन के लिए कौन से, इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना केशव देव वगैरह में बहुत से हैं, तो बढ़िया तरीके से तैयार करना। धनुष टंकार में कौन सी संधि है? लो थोड़ा सा व्याकरण करके अपन चेंज शेक, है ना, थोड़ा स्वाद चेंज करते हैं। धनुष टंकार में कौन सी संधि है? विसर्ग व्यंजन दीर्घ या यण, जल्दी से बताओ। धनु धन टंकार विसर्ग संधि है, कौन सी है? विसर्ग संधि है। मनोहर में कौन सी संधि है? वृद्धि विसर्ग व्यंजन गुण। मनोहर वृद्धि विसर्ग व्यंजन गुण, तो बताओ देखें इसमें। इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि। मन है धन, मन है धन हर, मनोहर। आगे चलते हैं। दिग्दर्शक में कौन सी संधि है? विसर्ग वृद्धि अयादि। टुकड़े कर लो फटाफट, इतनी देर में टुकड़े आपने कर लिए होंगे। क्या टुकड़ा किया आपने? दिक धन दर्शक। जल्दी से बताओ कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। अब ऐसे प्रश्नों पे मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। यद्यपि में कौन सी संधि होती है? यद्यपि में, जल्दी से बताओ देखें, यद्यपि में कौन सी संधि होती है? यदि धन अपीद, कौन सी होती है? यण संधि होती है। कौन सी होती है दोस्तों? यण संधि होती है। गिरीश में कौन सी संधि है? मैं शब्द देखते ही दिमाग में जिनके संधि आ रही है ना, उनको मैं कहता हूं कि यू आर सिलेक्टेड, बस आप आराम से सिलेक्ट हो, है ना। ये ऐसी चीजें होती है जिनमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, लेकिन शब्द देखते ही दिमाग में संधि आ जाती है। गिरीश में गिरी धनीश, कौन सा हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दीर्घ संधि। तद्रूप में कौन सी संधि है? शब्द देखते ही टुकड़े दिमाग में आने चाहिए, जल्दी से बताओ देखें। तद्रूप में है तत् धन रूप, व्यंजन संधि है, कौन सी है?
व्यंजन संधि है, किस क्रम में सही मेल नहीं है, अच धन अंत अजंत, षठ धन दर्शन षड दर्शन, चाचा धनेरा चचेरा, अनुधन अय अन्वय, इसमें से एक सही मेल नहीं है। और वो मेल कौन सा है आपने देखते ही पता लगा लिया होगा। किसको फटाक से पता लगा? मुझे पता लग गया, आपको भी पता लग चुका है। यहाँ पे क्या है? हलंत है, तो यहाँ पे भी हलंत आना चाहिए, यानी ये गलत है। बाकी तीनों के तीनों सही हैं। बाई चांस कोई गलती हो जाए, मैं जहां तक नहीं करूंगा, फिर भी हो जाए, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं कल क्लियर कर दूंगा। बाकी मैं गलती नहीं करूंगा। किस क्रमांक में अधिष्ठाता का सही संधि विच्छेद है? अधिष्ठाता अधिधनस्थाता अधिधनस्थाता अधिधनस्थाता। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। और अब तक कईयों ने राइट आंसर निकाल लिया होगा। भाई ये दो तो नहीं है, अब इन दो में से कंफ्यूजन होगा आपको, लेकिन कंफ्यूजन भी मिट जाएगा क्योंकि इसका राइट आंसर होगा सी। आगे चलते हैं। किस क्रम में संधि का सही विच्छेद नहीं हुआ है? संधि का सही विच्छेद नहीं है। मातृ धन उपदेश, अनुधनेषण, नारी धन इच्छा, पितृ धन अनुमति। तो आंसर देखते ही पता लग गया होगा कि कहाँ क्या शब्द आना चाहिए था, लेकिन गलत आया है। और उत्तर दे दिया होगा, दिया कि नहीं दिया अब तक उत्तर? मैं जानता हूं आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा। यहाँ शब्द क्या आएगा? मातृ आएगा। क्या आ जाएगा? मातृ। अब चाहे ये शब्द आपके पढ़े हुए और नहीं पढ़े हुए, फिर भी चारों के चारों पढ़ने पड़ते हैं। ये खास बात होती है व्याकरण की। किस क्रम में वृद्धि संधि नहीं है? स्वधन ऐच्छिक स्वैच्छिक, महाधन ऊर्जा महूर्जा, और जल धन ओक जलोग, वसुधा धन एव वसुदेव। बताओ देखें 41वें में जो है किस 41 में किस क्रम में वृद्धि संधि नहीं है? स्वधन ऐच्छिक स्वैच्छिक, महाधन महोर्जा। कहाँ नहीं है? जल्दी भाई, सिंपल सा पता चल रहा है। यहाँ ए है, यहाँ ओ है, यहाँ ए, यहाँ ऊ आ गया, तो यहाँ गुण संधि वाला नियम चलता है ना, यहाँ नहीं होगा। आगे चलते हैं। साधुआचरण का संधि विच्छेद किस क्रम में? साध धन चरण, साधव धन चरण, साधु धन आचरण, साध धन आचरण। बताओ देखें राइट आंसर। देखते ही पता लगा लिया लोगों ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 135 प्लस जाएंगे। किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ? किम धन वा, अभिधन से, राम धन आयन, सम धन तोष। देखते ही पता लगा लिया होगा स्टूडेंट्स ने। वारे शेरों, वारे शेरों। लेकिन एक बात मैं देखने को सोच रहा हूँ, जो रेगुलर है ना, वो गर्ल्स जो है वो ज्यादा है, लेडीज है ना वो ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, ये कमेंट कर रहे हैं। तो लड़कों इतना मतलब देखो, फिलहाल आप याचक हो और आप एकदम फ्री माइंड होकर रिलैक्स होकर सोचो। सिलेक्शन करवाना है हमें, और रिलैक्स होकर देखो, धैर्य से। एक कल नाम चल रहा था गिरधारी सिंह, सब बहुत सारे क्वेश्चन अटेंड कर रहे थे, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा था। मैं कमेंट्स देखता हूँ ना, एक स्पीड से आते हैं, तो कुछ नाम मेरे जहन में रह जाते हैं, तो वो मैं जरूर लेता हूँ। चलिए, तो 43 आगे चलते हैं। शेखावत साहब थे, वो शेखावत था, हाँ। किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ? ये तो हो गया। किस क्रम में सही संधि विच्छेद हुआ है? किस क्रम में सही संधि विच्छेद हुआ है? बताओ देखें। 40 अनुधनवती, पवधन पविधनित्र, और प्रतिधन उह, अनुधनदित। ये क्या पूछ रहा है? सही संधि विच्छेद हुआ है, तो संधि विच्छेद वाला शब्द तो लिखा ही नहीं। देखते हैं। तो ये तो गलत है, क्योंकि होता क्या है? अनुधनिति होता है। आप तो आंसर बताओ, मैं तो अपना देख रहा हूं। ये क्या होता है? पोधन इत्र, यही होगा ना? ये क्या होगा? प्रतिधन ऊह, प्रत्युह, और अन्न धन उदित होना चाहिए। तो यानी ये सही है। ये पूछ रहा है सही कौन सा है, ये टुकड़ा सही है, बाकी सारे के सारे जो भी शब्द है उनमें टुकड़ा गलत था। आगे देखें। किस क्रम में संधि का गलत प्रयोग हुआ? आश्चर्य बहिधनकृत बहिधनकृत, नमदंते यजुर्धन वेद। तो इसका राइट आंसर मिल गया आपको। गलत यही है, आश्चर्य, आहदंचर्य होता है। आगे चलते हैं। रसोत्पत्ति शब्द संधि से बना है जिसका निर्माण इन वर्णों से मिलन से हुआ है। रसोत्पत्ति में बताइए, आपके दिमाग में आ गया होगा क्या चला है यहाँ पे? आ गया? चलो चलते हैं। अधन उ, रस धन उत्पत्ति, अधन उ का मेल हुआ है। अब कईयों के मुझे पता है ये समझ नहीं आया, तो इसमें यूं होगा भाई, ये रस, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? रस धन उत्पत्ति। स में क्या है? अ है, यहाँ क्या है? उ है, तो अ और उ मिलके क्या बन गए? ओ। तो यहाँ अ और उ का मेल है, इसलिए इसमें राइट आंसर ये है। किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद है? अधिक्षण, अभिप्सित,
प्रधन ऊठ, निरह निहधन इह। हाँ मिल गया आंसर, मिल गया आपको या नहीं मिला? चलो आंसर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। इसका राइट आंसर ये है, बाकी तीनों में गलती है। इक्षण इप्सत, इक्षण इप्सत और ई है। ठीक है आगे चलते हैं। इनमें स्वर संधि से बना पद है, स्वर संधि किसमें है? तर्लीन, विच्छेद, शरतचंद्र, दीक्षांत। तो आपको देखते ही पता लग गया होगा इसमें स्वर संधि कहाँ है, बाकी तीन में कौन सी है? दीक्षाधनंत, स्वर संधि यहाँ है। आगे चलें, संगत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? समधनगत, समधनगत, संधनगत, संधनगत। जल्दी से आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? संगत। संगत होगा तो कुछ नहीं होता, ऐसे शब्द आ जाए ना जिसमें ऊपर अनुस्वार होता है, जैसे संशय शब्द है, कुछ नहीं, अनुस्वार को माँ के रूप में नीचे ले आओ, समधन शय। बाद में विचार मत करो कि शय का क्या अर्थ होता है, ऐसा नहीं, आप नियम को फॉलो करो। इसका राइट आंसर होगा ए। आगे चलते हैं, विदुधन उदय की संधि से बना शब्द है, विद्वोदय, विदुदय, विदुदय, विदुदय। बताइए जल्दी से कौन सा आंसर होगा? पढ़ लिया आपने? इतनी देर पढ़ने में स्पीड से करो भाई। मैं क्यों कह रहा हूँ स्पीड से, इसका कारण बताता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं अक्सर देखता हूँ लाइब्रेरीज में बैठे होते हैं स्टूडेंट्स, जहाँ भी देखता हूँ, मैंने एक मूवी को छोड़कर कभी भी कोई एजुकेशन वीडियो नॉर्मल स्पीड में पढ़ते हुए स्टूडेंट्स को देखा ही नहीं। स्टूडेंट 2 की स्पीड में, कोई 2.5 की स्पीड में पढ़ रहा है। भाई साहब आप मानो चाहे मत मानो, 2.5 की स्पीड में आप वीडियो देख रहे हो, समझ कुछ नहीं आ रहा। आपको लगता है ये जो हम बीच में बोलते हैं ना, ये आपको ध्यान टाइम वेस्ट करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपकी जो आपका ध्यान भटक रहा होता है ना, उसको वापस एकाग्रचित करते हैं, वापस खींच कर लाते हैं कि तू ध्यान मत भटका, वापस आपका बातों में ध्यान आता है, इसलिए होता है। 2.5 की स्पीड में मैंने तो कभी नहीं पढ़ा ना। मैं या तो देखूं तो पूरा देखूं, वरना मैं देखूं ही नहीं। अंशुमाली में कौन सा समास होता है? अंशुमाली में कौन सा समास होता है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव और द्विगु। अंशुमाली में आप जानते हैं कि क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आगे चलते हैं, इस शब्द में बहुव्रीहि समास है, मेघनाद, सप्ताह, यश प्राप्त, हस्तलिखित। बहुव्रीहि समास किसमें? जल्दी से आंसर दीजिए, बहुव्रीहि समास किसमें है? मेघनाद, सप्ताह, यश प्राप्त और हस्तलिखित। अब इसमें हो सकता है, देखो ये क्या है? सप्ताह, तो ये इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा द्विगु, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसमें हो जाएगा यश तत्पुरुष, इसमें भी तत्पुरुष है ना, यश को प्राप्त। तो राइट आंसर मेघनाद होगा इसमें। बहुव्रीहि पूछ रहा है ना, ठीक है। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? आजन्म, घनश्याम, अनिच्छा, तिरंगा। तत्पुरुष समास कहाँ है बताओ, देखें जल्दी से बताओ, तत्पुरुष समास कहाँ है? तो आप देखिए, आजन्म, इस ये तो अव्ययी भाव है, ये कौन सा है? घनश्याम, कर्मधारय है। ये कौन सा है? द्विगु है, या फिर इसको बहुव्रीहि कह सकते हो, क्योंकि तिरंगा एक विशेष झंडे के लिए। अनिच्छा अर्थात न इच्छा, नया तत्पुरुष होता है यहाँ पर। अनिच्छा का क्या होगा? न इच्छा अर्थात नया तत्पुरुष होगा। आगे चलते हैं, नास्तिक में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व। जल्दी से आंसर बताओ, नास्तिक में कौन सा होगा? तो कईयों के दिमाग में बहुव्रीहि आ रहा होगा, लेकिन ध्यान रखें इसमें भी क्या है? नया तत्पुरुष है। कौन सा है? नया तत्पुरुष है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होगा न प्लस आस्तिक, जो न आस्तिक नहीं है वो होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ए। आगे चले, किस क्रम में समास का सही प्रयोग हुआ है? राम कृष्ण बहुव्रीहि समास है क्या? यमुना तत्कर्ण तत्पुरुष है क्या? और भला मानस द्विगु समास है क्या? कनक लता कर्मधारय समास है क्या? बताओ देखें, आप आंसर देखेंगे किस क्रम में समास का सही प्रयोग हुआ है। सही प्रयोग आपको बताना है, किस क्रम में समास का सही प्रयोग हुआ है। चलिए, ये तो नहीं है, करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष में भी नहीं है, भला मानस में द्विगु नहीं है, कनक लता है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कर्म। क्यों? जहाँ उपमेय, उपमान और विशेषण विशेष संबंध होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। हवन सामग्री सही विग्रह समास में नाम लिए क्रमांक है। इस हवन सामग्री को देखकर मुझे एक चीज याद आई। एक कमेंट में मैडम कह रहे हैं सर आप पीछे वाले क्वेश्चंस लेकर आओ, ये करो वो करो। देखो, आप या तो पीछे वाले सारे पढ़ चुके हो, आपको पता ही नहीं लग रहा है कि इस हर पेपर में, पीछे पेपर्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी लाए हुए हैं। ठीक है, तो कृपया करके आप पढ़ने पे विशेष फोकस करें। जो भी मतलब चीज यहाँ ला रहा हूँ वो अनुभव से ला रहा हूँ, आप थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान दें। ठीक है, ये 2007 पटवारी में क्वेश्चन आया हुआ है, उसके बाद भी एक दो बार एग्जाम में आया हुआ है, तो पीछे वाले क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, अच्छे क्वेश्चन उठाएंगे तो।
हवन सामग्री का क्या विग्रह हो जाएगा? हवन के लिए सामग्री हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस क्रमांक में समास का विग्रह सही नहीं है? सही नहीं है। वैसे आकुल, रसोई के लिए घर, घनश्याम, महान है जो पुरुष। बताओ देखें सही कहाँ नहीं है? अब तक आपको आंसर मिल चुका होगा, मिला कि नहीं मिला? मिल चुका होगा। घन और श्याम ये सही नहीं है ना? बाकी तीनों के तीनों सही है। आगे चलते हैं। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, प्रकृति विकट मनोहर नासा। बहुत जबरदस्त है, काउंट कर लो और बता दो इसमें कौन सा है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, प्रकृति विकट मनोहर नासा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, प्रकृति विकट मनोहर नासा। अंत में दो गुरु आते हैं, किसके आते हैं? चौपाई। कौन सा छंद होता है? चौपाई। दोहे की राग फिक्स होती है, प्रेम लपेटे अटपटे, यही राग दोहे में चलेगी। चौपाई की फिक्स, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कुमुद बंधु कर निंदक हासा। ये देख लीजिए आप, इसमें चौपाई है। कौन सा क्रम सही नहीं है? कर्मनिष्ठ, अधिकरण, तत्पुरुष समास, पुरुषोत्तम, बहुरी समास और आपादमस्तक, अव्ययी भाव समास, मंद बुद्धि। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। अब इसमें क्या है कि सही नहीं है, पहले तो आप उत्तर दो, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। इसमें आप क्या उत्तर दोगे? देखिए इसमें ये सही है, ये भी सही है। इन दो में ये आपाद मस्तक जो है, इसमें अव्ययी भाव भी होता है, ऐसा कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अपाद मस्तक कई बार विशेष के लिए आता है तो बहुव्रीहि में होता है। और पुरुषोत्तम जो है, उत्तम है जो पुरुष, और पुरुषों में उत्तम, दोनों ही तत्पुरुष के भेद आते हैं, जबकि पुरुषोत्तम कुछ कहते हैं बहुव्रीहि समास में आता है। लेकिन यहां पर एज फिलहाल ये जो है ना, सीधा शब्द आया है, और सीधा शब्द आया इस कारण से ये सही नहीं है, या बहुव्रीहि नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या हो रहा है? आगे जा भाई। इस क्रम में सही समास विग्रह नहीं हुआ। नीली है जो गाय, बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी, अग्नि रूपी क्रोध, और नौ है जिसमें विधियां, नव विधि। बताओ देखें इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो इसमें अब तक आपने आंसर दे दिया होगा, दे दिया कि नहीं दिया? कईयों का दिमाग जाएगा ऑप्शन सी पर, और जाना भी चाहिए। जल्दी से बताएं, देखें कौन सा होगा। चलिए देखिए, इसका राइट आंसर होगा ये, क्योंकि ये एक नाम है, ये एक नाम है। अब नील गाय आप मारवाड़ी में रोजड़े नहीं तो क्या, है ना, क्या रोज हुआ जगह रोजड़ा बन गाय के वहां पर नील गाय, लेकिन वो नीली होती है क्या? ये नाम है नील गाय, इसमें कोई समास विग्रह नहीं होगा। ये गलत देते हैं किताब। सर हम आपको बता दें उस किताब में दिया हुआ है, तो दिया हुआ है तो गलत है, काट दे भाई, उसको नहीं होगा। किस क्रम में सुमेलित नहीं है? कनफटा, द्वंद्व समास, चक्रपाणी, बहुव्रीहि समास, दोपहर, द्विगु समास, कार्य निपुण, अधिकरण, तत्पुरुष। कार्य निपुण, अधिकरण, तत्पुरुष। लेकिन यहां राइट आंसर कौन सा होगा? कनफटा, द्वंद्व समास। ठीक है, आगे चलते हैं। किस क्रमांक में समास का सही विग्रह है? हवन सामग्री, हवन की सामग्री, घृत पका, घृत से पका हुआ, सभा पंडित, सभा का पंडित, अहन निश, अहन और निशा, अहन और निशा। इसमें पूछ रहा है किस क्रमांक में समास का सही विग्रह है? बताओ देखें, जल्दी से बताओ, इसमें सही विग्रह कहाँ है? सही विग्रह कहाँ है? तो इसमें सही विग्रह है ये तो, हाँ, सही विग्रह यहाँ पर कौन सा होगा? यही होगा, है ना। अब किसी के दिमाग में कोई आ रहा है तो वहां नहीं होगा, यहाँ पे घी में पका हुआ। ठीक है, घी से। अब ये इनमें यही अहर्ण और, यानी दिन और रात, एकदम सही है। किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? सावधान, नीलकंठ, धर्मभ्रष्ट, जलियान। तो बताओ देखें इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा नीलकंठ। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? नीलकंठ। नीरस में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। बताइए देखिए, नीरस में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव या तत्पुरुष? बताओ देखें, इसमें राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव, बिना रस, है ना, या रसहीन। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है? पहला पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, प्रथम व तृतीय पद प्रधान।
जल्दी से बताइए। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष होता है दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। किस क्रमांक में सामासिक पद सही नहीं बना है? तीनों लोकों का समूह त्रिलोकीनाथ, अहरनो निशा अहरनीश, नवरात्रियों का समूह नवरात्र, कवियों में शिरोमणि कवि शिरोमणि। बताइए इसमें कौन सा समासिक पद है जो सही नहीं बना है? तो उत्तर आपको मिल चुका होगा। इसमें तीन लोकों का समूह, त्रिलोकीनाथ, वो तो त्रिलोक हो गया ना, तो यहाँ पे ये ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अब आप देखो संधि समास के क्वेश्चन एक साथ ज्यादा देखकर बोर मत हो। रीजन ये प्रैक्टिस इतनी गजब हो जाती है कि वहां मतलब कोई चीज इतनी ज्यादा अभ्यस्त होती है तो उसकी वैल्यू ही घट जाती है, फिर हम उससे घबराना ही बंद हो जाते हैं। इसलिए टॉपिक वाइज रखे। मैं चाहता तो शुरू से ही पूरे संपूर्ण पाठ्यक्रम के टेस्ट ले सकता था 10, लेकिन क्यों नहीं लिए उसके पीछे रीजन ये है कि एकदम से है ना किसी के दिमाग में आएगा नहीं नहीं मेरे तो नहीं ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ था इसलिए मेरे कम हो गया, नहीं नहीं मेरे तो ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ इसलिए कम हो गया। सर एक दिन में इतना सारा सिलेबस रिवीजन थोड़ी होता है। बिल्कुल सही बात है उनकी। एक बार मैं ही पूरा रिवीजन करा के मैं ही संपूर्ण पाठ्यक्रम लूंगा, तब जाकर जो है एक क्रमबद्ध तरीके से काम करेंगे। हम स्टूडेंट्स के हिसाब से काम नहीं बल्कि नियमानुसार करेंगे। इनमें से सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है कौन सा? बाकायदा कायदे के अनुसार दरअसल असल में आसमुद्र समुद्र पर्यंत उत्तरोत्तर उत्तर में उत्तर। बताइए देखें कौन सा होगा इसका राइट आंसर? 67, 67 बताओ देखें इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? उत्तरोत्तर उत्तर में उत्तर। इनमें समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? घर घर, अव्ययी भाव, दयाद्र, द्वंद, अधमरा, कर्मधारय, पंचवटी, द्विगु। इनमें समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? जल्दी से बताओ देखें। घर घर, अव्ययी भाव, दयाद्र, द्वंद, अधमरा, कर्मधारय, पंचवटी, द्विगु। जल्दी से बताओ देखें। चलो इसमें राइट आंसर ये होगा। अब कईयों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर पंचवटी आप द्विगु कैसे करो, बहुवरी होगा। देखो जो बहुवरी में उदाहरण है ना वो अधिकांश उदाहरण दूसरे समास के हैं, लेकिन वो तीसरा अन्य अर्थ देने के कारण बहुवरी में जाते हैं। उनमें मूल समास तो ये हो सकता है ना पंच, भाई त्रिनेत्र है उसमें मूल समास कौन सा है? मूल समास तो वही है संख्या है ना, तो द्विगु द्विगु ही होगा। उसके बाद में ये अन्य अर्थ देने के कारण किस में चला जाता है? बहुवरी में चला जाता है। तो ऑप्शन में बहुवरी नहीं है। और ये दया द्वंद, द्वंद में क्या होता है? दया और आद्र ये होगा, तो ये तो दयाद्र तो बिल्कुल नहीं है, तत्पुरुष समास का है। आगे चलते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? ले भाई और कोई पूछने बात है। समास में सबने उठाया 3 होते हैं, नहीं समास में 4 भेद होते हैं, सॉरी 6 भेद होते हैं। मैंने बोला क्या 4? दिमाग में 6 चल रहा है सर। 4 होते हैं, वो कर्मधारय वो तो तत्पुरुष के ही भेद माने जाते हैं। कुछ नहीं, अपनी किताब कितने मानती है? 6 मानती है, तो आप 6 ही करना। नवीन हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध कितने मानती है? वो सही है। किस समास में दूसरा पद प्रधान नहीं होता है? तो आप जानते हैं कि बाकी समासों में दूसरा पद प्रधान होता है, एक में अन्य होता है, एक में पहला होता है। तो यहाँ पर पहला पद प्रधान अव्ययी भाव में होता है। चलिए आगे चलते हैं। करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है बलि, पशु, रत्न जड़ित, गुरु, दक्षिणा, विद्यालय। इसमें से करण तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? जल्दी से आंसर दीजिए। तो करण तत्पुरुष का उदाहरण है दोस्तों रत्न जड़ित। कौन सा है? रत्न जड़ित। आगे चलते हैं। आशुतोष में कौन सा समास है? आशुतोष कहते किसे हैं? दिमाग में अगर वो आ गया तो आपको समास निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आशुतोष में दोस्तों समास होगा, समास होगा, समास होगा बहुव्री, क्योंकि जो शीघ्र प्रश्न होता है शिव जी के लिए आता है तो वो होगा बहुव्री। आगे चलते हैं। किस समास में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है? किस समास में हाँ विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान संबंध होता है? ये तो हमने बता ही दिया अभी थोड़ी देर पहले। कर्मधारय समास में होता है। किसमें होता है? कर्मधारय। अभी तक छंद के साहित्य के प्रश्न और आने वाले हैं, घबराएं नहीं। द्विगु समास किसमें नहीं है? दशक, सप्तर्षि, संकलन त्रय और कृष्णार्जुन। इसमें बताइए कहां पर द्विगु समास नहीं है? तो यहाँ है 10, यहाँ 7, यहाँ त्रय, कृष्णार्जुन। तो समझ गए होंगे आप बात। कृष्णार्जुन में द्विगु समास नहीं है। अब बताएं 75 नंबर क्वेश्चन, 50% पेपर हो चुका है। संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो जल्दी से आंसर दीजिए और मुझे बताएं कि आप अब तक 75 में से आपके कितने गलत हुए हैं। जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा वनवास। वन में वास होता है, वन का वास नहीं होता। तो 75 में ए होगा। तो आप जल्दी से बताएं अब तक आपके 75 में से कितने जो हैं वो गलत हुए हैं। एक बार अब ब्रेक लेते हैं 1 मिनट का। आपको कहीं नहीं जाना। मैं आप ब्रेक कैसे लेते हैं, एक बार रिलैक्स हो जाइए वापस और
ईमानदारी से एक बार ज़्यादा से ज़्यादा वापस शेयर कीजिए। जो साथी अब तक नहीं आए हैं उन तक ये वापस पहुंचे कि हमारी क्लास अभी भी चल रही है और हम आधी क्लास करने के बाद भी अब तक इतने लाइव हैं और आपको बने रहना है, बीच में जाना नहीं है, क्योंकि आंसर की नहीं, पेपर मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर एनडीसी क्लासेस पर। आंसर की आपको खुद को यहीं तैयार करनी है, फिर एक बार बिना देखे पेपर हल करना है और उसके तुरंत बाद आपको वापस अपना देख लेना ताकि जो डाउट हो। इतने कंटेस्ट हो जाएंगे ये 5-6 हजार क्वेश्चन कि मजा आ जाएगा। आगे चलते हैं। पीत है जो अंबर में सही विग्रह क्या होगा? तो पीत है जो अंबर, शब्द क्या बनता है? पीतांबर। अब शब्द बनेगा पीतांबर तो कईयों के दिमाग में आएगा नहीं। सर ने कहा था ऑप्शन में अगर बहुवरी और कर्मधारी दोनों हो तो फिर आप बहुवरी को प्राथमिकता देना। बिल्कुल, अगर ये शब्द होता तो हम ऐसा करते, लेकिन यहां तो उसने विग्रह दिया है। अब हम नामकरण विग्रह के अनुसार करेंगे तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कर्मधारय होगा, ना कि बहुवरी होगा। आगे चलते हैं। इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है? योगी धन ईश, राका धन ईश, अपधनंग, मिथिला धन ईशांग, ईश मिथिलेश। बताओ देखें, सही संधि नहीं हुई है। सर इसमें तो एक नहीं सर, दो आंसर नजर आ रहे हैं हमें। हाँ बिल्कुल, इसमें आपको नजर दो आएंगे, तो बताओ देखें दो में से कौन सा राइट होगा? जल्दी से बताएं, देखें फटाफट बताएं कि दो में से राइट जो है वो कौन सा होगा। हाँ जी, जल्दी से बताएं, देखें इसमें क्या आंसर होगा। तो इसमें आपको दो नजर आ गए होंगे जैसा कि मैंने कहा था, लेकिन आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा योगी धनेश। क्या शब्द बनता है? योगीश बनता है, ना कि योगेश बनेगा, है ना? क्योंकि यहाँ योग प्लस ईश होता तो जरूर बन सकता था। आगे चलते हैं। हाँ, किसी के दिमाग में ये आया हो कि सर अपधनांग तो अपांग बनेगा, तो नहीं बनेगा, ये स्वर संधि के विशेष रूप में से। इसका आंसर तो योगीश ही होगा। आगे चलते हैं। मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरिद्युति हुई। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा, सॉरी छंद कौन सा है? तो आप देखेंगे, मैंने अभी सोरठा करवाया था तब एक तरीका बताया था, वही तरीका यहाँ अप्लाई कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि इसका राइट आंसर कौन सा है। तो आपको पता लग गया, यहाँ तुकबंदी हो रही है और दोहे में कहाँ तुकबंदी होती है? दूसरे और चौथे चरण में। सोरठे में होती है पहले और तीसरे में, तो इसका राइट आंसर होगा दोहा। आगे चलिए। दो ध्वनियों के मेल को क्या कहते हैं? जहां दो ध्वनियां मिलती है और विकार उत्पन्न करती है वो क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। वो क्या कहलाती है? संधि। निम्न में से किसमें व्यंजन संधि है? नीरस, अनुच्छेद, निश्चय, दुष्कर। नीरस, अनुच्छेद, हाँ व्यंजन संधि कहाँ है बताओ देखें। निम्न में से व्यंजन संधि कहाँ है? मिल गया आपको, व्यंजन संधि है यहाँ पर। बाकी तीन में कौन सी विसर्ग संधि है? निधन चय, निधन रस, दुधन कर। उसके बाद आगे चलते हैं आप। निम्न में से किस शब्द में आ का मेल नहीं हुआ है? विद्यार्थी, कृष्णार्जुन, सावधान, उत्तराधिकार। इसमें चारों को टुकड़े करके देखने पड़ेंगे और कई दिमाग में कर लेंगे कि कहाँ पर अ मिलके आ नहीं बना हुआ है, ऐसा कौन सा शब्द है? तो आपको मिल चुका होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा विद्यार्थी, क्योंकि यहाँ आ और अ का मेल हुआ है। किसका मेल हुआ है? विद्या, यानी यहाँ आ प्लस अ का मेल हुआ है, जबकि बाकी तीनों में अ का मेल हुआ है। ठीक है। हाँ, निम्न में से सही संधि नहीं है। आशी धन वाद, मनह धन हर, उत धन ज्वल, नि धन ऊन। बताइए देखें, इसमें से सही नहीं है, कहाँ नहीं है? हाँ यार, ये तो प्रश्न बढ़िया आया, बताओ देखें। निम्न सही संधि कहाँ नहीं है? 82 में। आशी धन वाद, मनह धन हर, उत धन ज्वल और नि धन ऊन। जल्दी, यहाँ पे विसर्ग बनेगा, र बनेगा तो आशीर्वाद, मनह धन हर मनोहर, ठीक है, उद्धन ज्वल उज्ज्वल, और यहाँ निधन ऊन। क्या ये सही है या इसमें आपको ये गलत है या ये सही नजर आ रहा है? बताना 82 कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज हो, इसको भी क्या हो गया? नेति शब्द में संधि कौन सी है? गुण संधि है, वृद्धि है, या यण है? बताओ देखें, इसका टुकड़ा क्या होगा? न धन इति, नेति, तो कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। लघुत्तर, उन्नति, अम्मय, वागीस। बताएं देखिए, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। उन्नति, अम्मय, वागीस और लघुत्तर। इतनी देर में तो हकीकत में पक्का कह रहा हूं, जितने कैंडिडेट आप बैठे हो ना, 50% प्लस कैंडिडेट जो है ना, वो शब्द देखते ही बता रहे हैं कि हाँ व्यंजन संधि इसमें नहीं है, लघु धन उत्तर होगा। लेकिन मेरा दोस्तों, आप सबसे एक बात है, ये तो अपने टेस्ट है, पेपर में है ना, चारों को करके देख लेना।
कोई बात नहीं, 3 घंटे मिलते हैं, अपने यहाँ 1.5 घंटे में कर रहे हैं, 3 घंटे मिलते हैं। आप चारों करके देख लेना, क्योंकि एक एक नंबर कीमती है। भावुक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? भोधनुक, 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 भो बताइए। देखिए, ये मैंने अभी संधि वाली जो क्लास दी थी ना कुछ दिन पहले, उसमें मैंने करवा भी दिया था, अगर आपने देखा हो ध्यान से तो ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? भोधन उक होगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यण संधि का उदाहरण नहीं है। मातृधन इच्छा, पितृधन आज्ञा, राजाधन ऋषि, मधुधन अरि। बताओ। देखिए, यण संधि का उदाहरण नहीं है, बता दिया। तो इसका राइट आंसर होगा राजा धन ऋषि। अब मान लो ये राजा धन ऋषि, अगर ऑप्शन में ये आए ना, तो असली शुद्ध इसका ये विग्रह होता है। अगर मान लो एक राजन प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि, और एक ऑप्शन में आए राज प्लस ऋषि, ठीक है, और आपसे पूछे कि इन तीन तो ये हो गए, चौथा होगा उपयुक्त सभी, तो ऐसी कंडीशन पे इसको शुद्ध मानना, क्योंकि ये शुद्ध होता है। राजन, युवन, योगिन, मंत्रिन, और ये 3-4 शब्द हैं जिनमें न लगता है पीछे, ठीक है। तो ये तैयार रखना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन, मैंने शुरुआत में बतानी थी बात, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पे जो 299 वाली जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उन सभी साथियों को, आपने अगर हिंदी पॉइंट डाउनलोड नहीं किया तो उसे डाउनलोड जरूर करें। उसमें जो 2 तरह की टेस्ट सीरीज है हिंदी सेकंड ग्रेड को लेकर, हिंदी सेकंड ग्रेड को लेकर 2 तरह की टेस्ट सीरीज है। एक तो है 101 रुपए में, और उसमें एक है 299 रुपए की टेस्ट सीरीज है। उसको केवल 2 दिन के लिए उसका मूल्य हो जाएगा 201, है ना। और उसमें क्या फायदा मिलेगा? उसमें आपको व्याकरण प्लस साहित्य के शॉर्ट नोट्स प्लस स्नातक के नोट्स और प्लस शिक्षण विधियों के नोट्स, ये सारी चीज आपको उसमें मिल जाएगी। बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं, एक बार रिवीजन कर लोगे, क्योंकि ये पेपर मेरे बनाया हुआ है और मेरे अनुसार वो नोट्स तैयार किए गए। कुछ छोटी मोटी गलती होगी वो आप पहचान भी लोगे, करेक्शन हालांकि मैंने कर दिए हैं, फिर भी कुछ छोटा मोटा करेक्शन आप अगर पढ़ लोगे तो आपके नोट्स बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो केवल आज आज इसके मूल्य जो है 2 दिन 201 रहेगा, उसके बाद इसका मूल्य वापस वही 499 चला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किस शब्द में संधि नहीं है? गुरुधन उपदेश, गुरुपदेश, मातृधन इच्छा, मातृच्छा, ऊपरी धन। अच्छा, उसमें साथ में टेस्ट भी हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं, 150 क्वेश्चन के और भी टेस्ट हैं, तो आप वो भी दोगे तो उसका भी आपको हल निकलेगा। गलत क्वेश्चन तो पकड़ में आ जाएगा, वैसे आपको टेंशन वाली बात नहीं है, फिर भी करेक्शन चल रहे हैं लगातार। किस शब्द में संधि नहीं है? गुरु उपदेश, मातृधन इच्छा, और ऊपरी धनुक्त, और मही धनेन्द्र। शब्द में संधि नहीं है, इस शब्द में संधि नहीं है। तो देखो, एक तो यहां पर भी गुरु बड़ा होना चाहिए ना, गुरु उपदेश, मातृ धन, ये संधि नहीं हुई है यहाँ पर भी। ऊपरी धन उक्त, तो ये भी उपरोक्त थोड़ी होता है, उपरोक्त होता है नहीं भैया, ये होता है उपयुक्त होता है ना। तो अपने संधि नहीं। महिधन ये तो ठीक है, ये तीनों ही गलत हैं। संधि सही तो इसी में एक में है केवल, संधि तो बाकी तीनों के तीनों में गलती नजर आ रही है, लेकिन यहां संधि इस एक में ही है। थोड़ा प्रश्न में गलत, ये डिलीट लायक क्वेश्चन है भाई, डिलीट हमारे भी तो होता है, ध्यान नहीं जाता तो, ठीक है। हाँ, किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? चित्रधनाभास, चिदाभास, स्वधनल, स्वल्प, पितृधनाज्ञा, पित्राज्ञा, सदाधनाचार, सदाचार। बताओ देखिए, इसमें संधि विच्छेद सही कौन सा है? जल्दी से बताओ। देखो, इसमें संधि विच्छेद सही है, इसमें कौन सा सही है? इसमें चित्त धनाभास बिल्कुल भी सही है। बाकी यहाँ क्या होगा? सुधनल्प होता है। क्या होता है? सुधनल्प। और यहाँ होता है पितृधनाज्ञा होता है, और यहाँ होता है सतधनाचार होता है ना। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें। आगे देखें, आचार्य विश्वनाथ, ये लो थोड़ा सा वापस चेंज हो गया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा है? ऑप्शन ए वीरकाल, ऑप्शन बी श्रृंगार काल, ऑप्शन सी अपकर्ष काल, ऑप्शन डी रीतिकाल। तो जल्दी से बताएं कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, अगर आप देखो तो, है ना। चलिए बताओ, देखें फटाफट। देखो, आचार्य विश्व, एक सेकंड, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं।
हाँ, चलिए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है? श्रृंगार, विश्व का श्रृंगार करना चाहिए। एक चीज और ध्यान रखना, अगर आप जानते हैं रीतिकाल किसने कहा है? रीतिकाल का है ARC रामचंद्र शुक्ल ने। लेकिन अगर और श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ ने। लेकिन रीति श्रृंगार काल आ जाए, रीति श्रृंगार काल, तब किसको मानना है? तब आप याद रखना, किसको मानोगे? उसको, भगीरथ मिश्र को, भगीरथ मिश्र को। ठीक है। इसी तरह से जैसे लालित्य युग है, लालित्य युग का है राम प्रसाद ने, लालित्य युग का है राम प्रसाद ने। ठीक है ना? ये थोड़ा सा आप विशेष ध्यान रखें। ये मोबाइल ले जाओ भाई। ठीक है ना? और ये किसने कहा है भाई? चलो बताओ, ये किसने कहा है? अपकर्ष काल किसने कहा है? कमेंट बॉक्स में पूरा नाम लिख के बताओगे अपकर्ष काल किसने कहा है। अब तक हम 3-4 देख चुके हैं, अपकर्ष काल किसने कहा है? जल्दी से बताओ, देखें, बताओ। बताना तो पड़ेगा, बताओगे नहीं तो जाओगे कहाँ? हम्म। लालित्य, अरे अरे, रुको रुको रुको, ये लालित्य युग तो त्रिलोचन, त्रिलोचन शास्त्री है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने थोड़ा गलत बता देता। लालित्य युग त्रिलोचन शास्त्री है। हाँ, अपकर्ष काल की पूछ रहा था मैं। अपकर्ष काल किसने कहा है? अपकर्ष काल का है GCG, गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त ने। इसके अलावा एक चीज और है, कला काल। रीतिकाल को कला काल किसने कहा है? रसाल, रसाल कला काल। रमाशंकर शुक्ल रसाल है क्या? रसाल ने कला काल कहा है। ठीक है। अपकर्ष काल गणपति चंद्रगुप्त, श्रृंगार काल विश्वनाथ ने, रीति श्रृंगार काल भगीरथ मिश्र ने, लालित्य युग त्रिलोचन शास्त्री, और पहले मैंने आपको बताया था शरीर काल, शरीर काल कहा है दिनकर ने, शरीर काल क्या कहा है? दिनकर ने। ठीक है। काफी हो गए, रुक गए हम इस प्रश्न पे, आगे चलते हैं। आजानुबाहु सामासिक पद में कौन सा समास है? देखो यहाँ पे ऑप्शन में बहुवरी है ही नहीं, तो यहाँ हम क्या कर लेंगे? अव्ययी भाव कर देंगे। क्या कर लेंगे? अव्ययी भाव। नक्टा शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन में हमारे सामने है द्वंद, बहुवरी, तत्पुरुष, सभी भाव। जल्दी से बताओ, देखें किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा बहुवरी समास, एक गाली विशेष है। किस शब्द में द्वंद समास नहीं है? फल फूल, बोलचाल, 43, नवयुवक। द्वंद समास नहीं है। सही है क्या प्रश्न? ये बिल्कुल सही है, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, ये प्रश्न बिल्कुल, क्लास चल रही है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जा, ये हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा? 43, यानी 43 कब होते हैं? 41, 42, 43। तो क्या हो जाएगा? 4 और 40, बोल और चाल, बोलना चालना, फल फूल, है ना? किस विकल्प में सभी शब्द संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? तो बताएं, देखें, नगरागत, बंधमुख, रक्तदान, सूर्यास्त, रेखांकित, नीति, सभी समतत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। दान पात्र, ये क्या पूछा? नगरागत, बंध मुक्त, अच्छा, हाँ, संबंध तत्पुरुष के हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है, सही है, राइट आंसर रहेगा बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। रीतिकाल नाम से आए रीति शब्द का क्या अर्थ है? प्रतीक, योजना, काव्यांग विवेचन में लक्षण, उदाहरण की पद्धति, सिद्धांत विशेष व काव्यता, काव्यात्मा। बताओ, देखें, रीतिकाल नाम से रीति शब्द का क्या मतलब है? रीति शब्द का मतलब आप जब पढ़ोगे तो आपका आएगा काव्यांग विवेचन व लक्षण, उदाहरण की पद्धति। ठीक है। आगे चलते हैं। इनमें से किस शब्द का संधि विशेष सही नहीं है? वयोवृद्ध, निरीक्षण और पुनरुक्ति, पुनर्धनुक्ति। ठीक है। अंततो गत्वा, अंततः धनगत्वा। बताओ जल्दी से, कौन सा राइट होगा? तो इसका राइट हो जाएगा, बता दूं, ये हो जाएगा, इक्षण होगा यहाँ पे। ठीक है। आगे चलते हैं। चिंतामणि आते हैं सर्वांग निरूपक की श्रेणी में, विशिष्टांग निरूपक की श्रेणी में, छंद निरूपक की श्रेणी में, या फिर रस निरूपक की श्रेणी में? है ना? चारों में से जल्दी से आंसर दीजिए।
बताओ देखे जल्दी। चिंतामणि आते हैं, सर्वांग निरूपक, विशिष्ट या छंदो निरूपक या रस निरूपक, जल्दी से बताओ। देखो अभी तक बस थोड़े से क्वेश्चन और हैं, उसके बाद में ये सर्वांग निरूपक कवि कहलाता है। थोड़े से क्वेश्चन के बाद में आपके किताबों के क्वेश्चन आएंगे, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आज, क्यों कल तो थे मिक्सअप क्वेश्चन, आज थोड़े एक एक पार्ट के क्वेश्चन लिए हैं, है ना। तो कल वापस मिक्सअप लेंगे। उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? उद्धनिष्ठ, उद्धनशिष्ट, उद्धनशिष्ट और उद्धनशिष्ट। सी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द संधि सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है वो बताओ। वात प्लस आयन वातायन, दक्षिण प्लस दक्षिणायन, कृष्ण प्लस कृष्णायन, नार प्लस आयन नारायण। बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा? नार प्लस आयन। नार का मतलब तो स्त्री होता है, कृष्ण का मतलब दक्षिण का मतलब, तो इसका मतलब ये बहुत टिपिकल वर्ड, इसमें नारा होता है, नारा का मतलब जल होता है। आप नर या नार नारा कर सकते हो, लेकिन नार बिल्कुल नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं सर देखो ये पढ़ा ना, गलत है गलत है गलत है, बस 3 बार बोल दिया ना, 3 बार बोलने से मतलब गलत हो जाएगा, है ना। आप सिर्फ 50 बार बोल दो, गलत नहीं होगा, तो मत मानो। निम्न में से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? प्रतिधनिक्षा, प्रतीक्षा, सद्धन्नारी, सन्नारी, अंबुर्मी, विषम। बताइए देखिए कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सन्नारी नहीं, प्रतीक्षा। ई मिलके दीर्घ होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है? मनमाना, ईश्वरदत्त, तुलसीकृत, पदच्युत। तो किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है? मनमाना, ईश्वरदत्त, तुलसीकृत, पदच्युत। हाँ, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। ऐसे प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है, क्यों है? कंफ्यूज कर, मतलब हम जल्दबाजी में सरल समझ के कर देंगे, गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ये, क्योंकि यहां अपादान है, पद से अलग हो रहा है, वो अलग होने के भाव अपादान है। बहुत बहुत बधाई हो, आप 101 नंबर पे आ चुके हो। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? गजानन, महात्मा, काला सांप, नीला कमल। बताइए देखें इसमें किसमें कर्मधारय समास नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? बताएं देखें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गजानन, बहुरी समास है। आगे चलते हैं। किस विकल्प में बहुरी समास है? पंचपात्र, चतुरानंद, त्रिभुवन, चतुर्युग। लो भाई साहब, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया, 102 नंबर। बताओ देखें 102 नंबर का राइट आंसर। बहुरी समास किसमें? बाकी का तुम्हें पता हो न हो, कंफ्यूज हो न हो, आप ये जानते हैं कि चतुरानंद जो है 100% बहुरी समास है। ऐसे ऑप्शन आ जाए ना, तो याद रखना एक ऑप्शन ऐसा होता है जो बिल्कुल प्योरली आपको क्लियर कह रहा होता है कि इसका राइट आंसर मैं हूं। चोर ने धन के लिए धाराधार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? भाई साहब ये बीच में कैसे आ गए प्रश्न, लेकिन आ गया तो आ गया, अपने तो टॉपिक सारे। चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की, है ना, गर्दन धड़ से अलग, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? तो आपको कौन कौन से मिले, कौन सा इसमें नहीं है बताओ देखें। इसमें 3-4 ये तो यहाँ पर कारक हैं, एक कारक नहीं है इन चार ऑप्शंस में से। बताओ कौन सा नहीं है? यहाँ पर एक कारक नहीं है, और वो कौन सा नहीं है? अधिकरण नहीं है। बाकी आपको अपादान ये रहा धड़ से अलग करना, कर्ण कारक ये रहा हथियार से, कर्ण कारक हथियार से, ये कर्ण हो गया सॉरी, और संबंध कारक व्यवसायी की गर्दन, तो ये हो गया 3, ये रहा यहाँ पे संबंध। तो बहुत अच्छा प्रश्न आ गया बीच में, थोड़ा सा कहते हैं ना कि एकदम से होटल पे खाना खाते खाते एकदम से मिर्ची तेज आ गई, तो एकदम से ध्यान एक्टिव हो गया। किस शब्द में अव्ययीभाव समास नहीं है? यथाक्रम, श्रम साध्य, आजन्म, भरपेट। तो देखते ही पता लग गया होगा आपको कि इसका राइट आंसर कौन सा है। इसका राइट आंसर है श्रम साध्य, बाकी तीनों अव्ययीभाव समास के हैं। आगे हैं कवि कुलकंठाभरण। आहा क्या रचना है कवि कुलकंठाभरण, बताओ किसकी रचना है? कवि कुलकंठाभरण कंठों में आ गई थी, बताओ देखें जल्दी से बताओ। कवि कुलकंठाभरण कवि कंठों में आ गई थी, कब आ गई थी? जब वो दूल्हा बना तब उसके कंठों में आ चुकी थी। तो दूल्हा, ये रचना है दूल्हे की, और कहा जाता है दोस्तों कि इस रचना में केवल 85 पद हैं, 85 पद हैं, और ये अलंकार विवेचक ग्रंथ है। क्या है? अलंकार विवेचक ग्रंथ है। 85 पद की एक छोटी सी रचना है, रीति पर ग्रंथ है, कवि कुलकंठाभरण दूल्हे का है। तो ये रचना 105 नंबर, क्वेश्चन कंप्लीट। 106 है, इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है? अधिधन आदेश, अध्यादेश, अभिधनार्थी, अभ्यर्थी, अभिधन आगत, अभ्यागत, अधिधन अधीन, अध्यायाधीन। ये क्या कर दिया? तो समझ गए होंगे आपका इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर होगा डी। कौन सा होगा राइट आंसर? डी। बहुत जल्द हम किताबों के प्रश्नों की ओर बढ़ रहे हैं, कहीं जाना मत, है ना। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, ऐसा कुछ नहीं है, सीधे चलेंगे अपन। किस शब्द की संधि सही नहीं है?
देखो मैं प्रयास बहुत करता हूँ कि आप बोर ना हो जाओ, ये नहीं हो जाओ, लेकिन फिर भी कुछ लोग ना कि ना ना बंद है। देखो तपस्या है ये क्या है? तपस्या है, 1.5 घंटे बैठकर तपस्या। मैं भी तो करता हूँ तपस्या, और जो तपस्या में सफल होता है वही कुछ बनकर निखरता है। किस शब्द की संधि सही नहीं है? सत्धर्म, सत्धर्म, सतनारी, सदनारी, महाउदय, महोदय, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। बताओ देखे कौन सा राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर तो सबको मिल चुका होगा, 1 2 3 4, और ये मिल चुका है सतधारी, सन्नारी बनता है ना। तो कल जैसे वो मैं लाइन सुना रहा था, मुझे याद नहीं आई थी, आज मुझे याद आ गई कि देखो मैदान छोड़कर नहीं भागा जाता। तपस्या कीजिए, मैदान छोड़कर मत भागिए। कई बार संघर्ष लंबा होता है, लेकिन जब जीत मिलती है तो सफलता, मतलब जब सफलता मिलती है, जीत मिलती है, तो भाई साहब आनंद आ जाता है। इसीलिए वो पंक्तियां हैं कि रुकना, रुकना अपना काम नहीं, चलो अभी विश्राम नहीं, जो भाग गया रणभूमि से अर्जुन उसका नाम नहीं। तो भागना नहीं है, ये रणभूमि 107 तक पहुंच चुके हैं, बस हमारे सामने कुछ ही जो शत्रु शेष है, हम सबका निपटारा करके जाएंगे। किस शब्द में संधि विच्छेद गलत है? प्रतीक्षा, प्रतिधन, इच्छा, मध्वरी, मधुधन, अरि, यथेष्ट, यथाधन, इष्ट, यथेष्ट, यथाधन, इष्ट। पावक क्या पूछ रहा है? संधि विच्छेद गलत है। तो प्रतिधन, इक्षा, मधुधनरी, मध्वरी, यथाधनिष्ठ, यथेष्ट, पावक। मिल गया आंसर, यहाँ इक्षा होगा, राइट आंसर होगा 108 में ये। आज मुझे लगता है दोस्तों अब तक एक भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं आया है। शिवजी ने त्रिनेत्र से कामदेव को भस्म किया। ऑप्शन त्रिनेत्र देखेंगे और बताओ, देखें फटाफट। शिवजी ने त्रिनेत्र से कामदेव को भस्म किया, इस वाक्य में समास कौन सा है? तो आपने उत्तर दे दिया होगा, मैं जानता हूं, लेकिन कईयों ने गलत उत्तर दे दिया। दोबारा से वापस सही चेक कर लीजिए, मुझे पक्का पता है क्योंकि ये प्रश्न मैंने आज सुबह ही बनाया है। तो आप देख लीजिए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें होगा द्विगु, इसमें होगा द्विगु, ना कि बहुवरी, क्योंकि यहां पर शिवजी ने अपने तीसरे नेत्र, यहां द्विगु होगा। समझ आई बात? तो यहां पे होगा द्विगु। आगे चलते हैं। पूस की रात कहानी में हल्कू की पत्नी का, ये लीजिए साहब स्नातक के प्रश्न आ चुके हैं। अब देखते हैं आपको कहानी कितनी बढ़िया तरीके से याद है। अगर एक भी प्रश्न गलत हुआ, दोबारा से कहानी पढ़ लेना। क्लियर बोल रहा हूं, अगर गलत हो जाए एक भी, तो मैं पूछूंगा कहानियां खत्म होते ही, आप वापस पढ़ लोगे। पूस की रात कहानी में हल्कू की पत्नी का नाम क्या था? हल्कू की पत्नी, मैंने पढ़ा था 4-5 दिन पहले, बहुत अच्छी कहानी थी। जब स्नातक के नोट्स फाइनल किए थे मैंने, तब मैंने पढ़ा था। मुन्नी, है ना? कहानी मस्त है, छोटी सी कहानी है, पर आनंद आता है पढ़ने में। हल्कू की पत्नी हल्कू से कौन सा कार्य करने को छोड़ने को कहती है? कहते छोड़ बाड़ देना, इनकी आने जाने को नहीं, है ना। वर्तमान में देश के किसान की हालत थोड़ी सी इस प्रकार से है, खेती, तो खेती छोड़ने के लिए कहती है। और हल्कू लास्ट में खुश भी होता है कि लारो छुट्टी हुई खेती हूँ, है ना। लेकिन वो बेवकूफ है हल्कू। हल्कू ने कितने रुपए कंबल के लिए जमा किए थे? कंबल के लिए, वो कंबल खरीदना चाहता था, सर्दी आ रही थी। कितने रुपए जमा किए थे साहब? अभी फर्स्ट ग्रेड में एक प्रश्न आया था, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आ गया था। ये संख्यात्मक क्वेश्चन होता है ना, बड़े कठिन होते हैं साहब। मेरे गलत हो गया था, हल्कू ने क्योंकि हमने उस वक्त तक स्नातक पाठ छोड़ रखा था, लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ पढ़ा है। तो 5 2 4 3 राइट आंसर हो जाएगा 3 रुपए। आगे चलते हैं। पूस की रात कहानी किस पवन के बर्फ जैसा बताया? किस पवन को बर्फ जैसा बताया? व्यापारिक, पछुआ, ध्रुवीय या उपयुक्त सभी? ये पछुआ नहीं है, पछुआ है, ठीक है। तो कहानी किस पवन को बर्फ जैसा बताया कि बर्फ जैसी पछुआ, और एक गाली और देता है यहाँ पर, पछुआ पवन, है ना। तो हमें वह गाली नहीं देनी है, हमें तो सिर्फ आनंद लेना है कि किस प्रकार से उसकी मनोदशा क्या थी, मनादशा क्या थी। मजूरी हम करें और मजा दूसरे लूटे, पूस की रात कहानी में यह कथन किसका है? 114 नंबर क्वेश्चन है। सहना का, हल्कू का, मुन्नी का और जबरा का। बताइए, मजूरी हम करें और मजा दूसरे लूटे, इसमें बताओ देखे कौन सा है राइट आंसर? बताना एक बार। अच्छा मुन्नी, हाँ हाँ जी, हमारे सामने जो बैठा है स्टूडेंट, वो कह रहा है सर इसमें सी ऑप्शन होगा। बोला मैंने पढ़ रखा है सर मेरी क्लास में। तो राइट आंसर सी है क्या 114 में? बताओ देखें, राइट आंसर बिल्कुल सी, और आप जीतते हैं पूरे 10,000 रुपए। तो बलवान सिंह, अब आप थोड़ी देर और बैठे रहेंगे और ध्यान रखेंगे, वीडियो बराबर चलना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके, देखते हैं आपने कहानी पढ़ रखी है कि पूस की रात कहानी, मड़ैया के नीचे कौन चित लेटा है मानो प्राण ही न हो? कौन था जो चित लेटा था मानो उसमें प्राण ही न हो? तो वो मड़ैया के नीचे एक पड़ा था जैसे प्राण चित में न हो, वो था जबरा। और जबरा कौन था? आपको पता चल गया होगा जबरा कौन था। पूस की रात कहानी में हल्कू के खेत में किन जानवरों को झुंड फसल
का सर्वनाश कर रहे थे। तो बेहा अपने खेतर में कहीं आया करे, रोजड़ा खेतर में कहीं आवे। डी ऑप्शन नील गाय, नील गाय का मतलब रोजड़ा। आगे चलते हैं। अग्नि राशि को किसने कातर नेत्रों से देखा? पूस की रात कहानी के अनुसार बताइए। 117 नंबर क्वेश्चन है। अग्नि राशि को किसने कातर नेत्रों से देखा? किसने कातर नेत्रों से देखा? तो देखा था जबरा ने, है ना। 117 नंबर के बाद हम चलते हैं बस 118 नंबर। आजा भाई। पूस की रात कहानी में जबरा था। जबरा कौन था? समझदार आदमी था, ईमानदार स्त्री थी, कुत्ता था या घोड़ा था? बिल्कुल साहब, सबको पता है घोड़ा था। था क्या घोड़ा? ये क्या हो गया? हाँ, तो वो था कुत्ता। कौन था? जबरा। जबरा कुत्ता था, जबरदस्त कुत्ता था। हल्कू के खेत में कोई एक गोली के टप्पे पर था। हल्कू खेत में कोई एक गोली के टप्पे पर था। ये क्या था भाई? अनार का बाग, किन्नू का बाग, सेब का बाग, आमों का बाग। ये तो मुझे याद नहीं आ रहा भाई, आप बताओ देखें। मुझे तो याद नहीं आ रहा, आपको याद आ गया क्या? क्या था उसमें? खेत में कोई एक गोली के टप्पे पर था, आमों का बाग। क्या था? आमों का बाग था। ठीक है, आगे चलते हैं। हल्कू अपनी जमा पूंजी से क्या खरीदना चाहता था? सिंपल, पहले ही क्वेश्चन में ही बात आ गई। बिल्कुल, कंबल खरीदना चाहता था। क्या खरीदना चाहता था? तैयारी वही होती है जो बिना ऑप्शन के उत्तर दिमाग में आ जाए। जबरा ने स्वर्ग किसको समझा था? मड़ैया को, मालिक की गोद को, आम के खेत को, अलाव के आनंद को? बताओ देखें। अलाव के आनंद को सोच के देखो एक बार। जब मालिक ने उसे अपनी गोद में सुलाया तो उसने लगा कि स्वर्ग तो यही है, स्वर्ग तो यही है। पूस की रात कहानी में किस किस माह का जिक्र हुआ? जेठ, अषाढ़, श्रावण, भादो, पो, माघ, श्रावण माह। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। अब ऐसा सोचते ही नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाएगा। 122 नंबर में पूस की रात कहानी में किस माह का चित्रण है? जल्दी से बताओ देखें। तो उसमें नहीं 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 नहीं, कौन सा होगा भाई? श्रावण भादो को तो नहीं है, कोई कड़ा थोड़ी करना है। बताओ देखें भाई। सर्दी का मौसम नहीं था क्या? पो माह का ही तो मौसम था। हाँ, कम कम्बल और जेठ में कम्बल कहीं कर सी। ठीक है। जब सेना हल्कू के घर से रुपए लेने आया था उस समय मुन्नी क्या कार्य कर रही थी? बताओ। अब आप कार्य खान ध्यान ही कौन दियो कि वह खानो बना रही, बर्तन धो रही, कपड़े धो रही या झाड़ू लगा रही? बताओ क्या था 123 में? उस वक्त वो नहीं, झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगा रही थी, बिल्कुल। देखो, बोर नहीं होना है, उत्साहित बने रहना है। उत्साहित बने रहोगे, तपस्या करोगे तो सफल जरूर मिलेगा। एक कहावत है ना दोस्तों कि जहर चाहे जानबूझ के खाओ चाहे अनजाने में खाओ परिणाम दिखाएगा। वैसे ही मेहनत चाहे जानबूझ के करो चाहे अनजाने में करो, वो रिजल्ट तो देगी ही देगी। ये किसी का ऋण नहीं रखती और विद्या किसी का ऋण रखती ही नहीं है। मैं तो हमेशा बोलता हूं, क्योंकि मैंने अपने पे अप्लाई करके देखा है। तो आप कंटिन्यू जुड़े रहिए, आपको फायदा मिलेगा। अलाव के लिए हल्कू ने कौन से पौधे उखाड़े थे? सोच के देखो आप लोग कि आप इस बहाने कम से कम ये 1.5 घंटे में आप कम से कम ये तो हो रहा है ना कि आपको एक बार पूरा टॉपिक रिवीजन हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और आपको पता लग रहा है अरे यार ये मेरा टॉपिक कमजोर है या मुझे दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है या नहीं है। तो अलाव के लिए हल्कू ने गेहूं के, अरहर के, मटर के, बाजरे कौन से तोड़े थे? बताओ देखें। नहीं, अरहर के, अरहर को तोड़ के उसका अलाव जलाया था। पूस की रात कहानी का रचयिता कौन है? बताओ। जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी, मुंशी प्रेमचंद, मोहन राकेश। कौन है भाई? बताओ देखें। अरे ये तो इसकी मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी। अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है। एक छंद है जो अर्ध सममात्रिक नहीं है। अब बताओ वो कौन सा है? रोला, उलाला, दोहा या बरवे? कौन सा है अर्ध सममात्रिक नहीं है? तो आप जानते हैं ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। उलाला है जो हमारे, उलाला सिलेबस में है क्या? शायद मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए भाई। रोला तो नहीं है, देख लेना है ना। सममात्रिक छंद नहीं है। रोला, गीतिका, उल्लाला, चौपाई। सममात्रिक सममात्रिक सममात्रिक। हाँ बताओ 127 में। बताओ 127 में क्या होगा? नहीं यार, ये एक सेकंड, इस प्रश्न में अर्थ सममात्रिक, ये तो हाँ यार ये होगा ना। अर्थ सममात्रिक, पता नहीं दिमाग से कैसे निकल रहा है। अच्छा नहीं है पूछ रहा है, इसका मतलब बाकी 3 हैं। तो फिर
इसमें सममात्रिक छंद नहीं है, रोला है सममात्रिक, तो फिर क्या होगा? ये तो मुझे ही कंफ्यूज कर रहा है। देखो इस सरल प्रश्न, देखो इसको, इसमें राइट आंसर होगा रोला, ठीक है, क्योंकि ये बाकी तीनों क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है और ये नहीं है, और यहां ये पूछ रहा है सममात्रिक छंद, तो नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, उल्लाला, क्योंकि ये तो अर्ध सममात्रिक में भी डाला था, है ना। कई बार देखो माइंड में अगर कोई सरल प्रश्न में गलत चला जाता है ना, तो फिर गलत ही हो जाता है, और गलती अगर मुझसे हो रही है, फिर भी गलती हो रही है, तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताएं। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि नहीं अरे इतने बड़े चैनल पे, कोई बात नहीं, हो जाती है, उसको वापस भूल सुधार कर लेंगे, है ना। सरल प्रश्न ही गलत हो जाते हैं अक्सर। छंद शास्त्र में 3 मात्रिक वर्णों के समुदाय को हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? गण बोलते हैं, चरण नहीं बोलते हैं, पद भी नहीं बोलते हैं, मात्रा अलग चीज होती है। बहुत ही जल्द हम, कुमलाना में कितनी मात्राएं होती है, यहां पर आपको एक बहुत बढ़िया लॉजिक बताऊंगा। कुमलाना में मात्राएं कितनी होती है, तो आप जब इसमें मात्राएं लगा के देखोगे, तो हमेशा मात्राएं पीछे से लगती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और ये कितनी मात्राएं हुई? 2, 2, 4, 2, 2, 4, 5, 6, तो मात्राएं कितनी हो जाएगी? 6। अब देखो एक बात और सुनो, मह लह ये जो होता है ना, इन शब्दों में क्या होता है, इससे देखो हमेशा क्या होता है कि जैसे पद्धति शब्द है, पद्धति, है ना, तो इस शब्द में क्या होता है, ये संयुक्त होता है, तो इससे आगे बड़ा दीर्घ हो जाता है। लेकिन मह नह जहां होता है ना, मह और नह, लह नहीं नह, वहां पर इससे आगे वाला हमेशा लघु है तो लघु ही रहता है, गुरु है तो गुरु ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इसमें यहाँ पर ये को दीर्घ नहीं होगा, बल्कि सिंगल रहेगा, तो 6 मात्राएं होगी। आगे चलते हैं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग में एक मुकुट मेखला रत्नाकर है। मैं आपको बता दूं, ये छंद का, इसमें कौन सा छंद है पहले तो आप बताओ, इसमें कौन सा छंद है, जल्दी से आप बताओ। मैं आपको बता दूं, ये छंद आपके आउट ऑफ सिलेबस है, इसमें रोला छंद है, ये तो बहुत फिक्स उदाहरण है, ये रोला छंद है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। तो माफी चाहता हूं, 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए, लेकिन कल थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, है ना। वैसे मुझे पता है आप सब बड़े दिल वाले स्टूडेंट्स बैठे हो, इसमें कोई छोटी मोटी गलती आप इग्नोर कर दोगे। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो। उपयुक्त पद में कौन सा है, बताइए, देखिए उपयुक्त पद में कौन सा है? संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो। बताओ देखें इसमें कौन सा छंद है? काउंट कर लो, 2, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 आई भाई, है ना। 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 12 किसमें होते हैं भाई? 16, 12 होते हैं हरिगीतिका में, है ना। 28 होते हैं। 14, 12 किसमें होते हैं? गीतिका में। दोहा छंद की विशेषता नहीं है, प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है, द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 होती है। इनके सम चरणों के अंत में तगण अथवा जगण का होना जरूरी नहीं है। अंत में पर्याय, पर्याय नहीं मतलब प्राय होगा, अंत में प्राय लघु गुरु आता है ना। यह ठीक है। बताओ देखें 132 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, बताओ देखें इसमें क्या होगा। अब मैं बताऊं, उसमें अधिकतर ये कर देंगे, लेकिन हकीकत ये है, प्राय लघु गुरु आता है, कोई जरूरी नहीं है गुरु लघु है, प्राय गुरु लघु आता है ना कि लघु गुरु आता है। इसका राइट आंसर ये होगा। और यहाँ पे क्या अगर तगण और जगण का जरूरी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, तगण और जगण यहाँ मात्रिक छंदों में किस लिए जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इसमें कौन सा छंद है? 133, जल्दी से बताओ देखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कहती हुई यूं उत्तरा 16, ठीक है, ये गलत है। 2 और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 12 किसमें होते हैं भाई? हरि गीतिका में। किसमें होते हैं? हरि गीतिका में होते हैं। 16, 12 जहां होगी वहां हरि गीतिका होगी। अनुस्वार की कितनी मात्रा होती है? अनुस्वार जो लगता है ना, जैसे मान लो शबोज दटी आ गया कंगन, तो आप कितनी मात्रा लगाओगे? 2 मात्रा लगती है। कितनी लगती है? 2। आगे चलते हैं। जप माला छापा तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वेश्या सांचे रांचे राम। उपयुक्त ने वर्णित छंद कौन सा है? ये भी जबरदस्त उदाहरण दे दिया भाई 135 नंबर में। जपमाला छापा तिलक सरिन एको काम, मन का चेना। राग कौन सी है? राग से ही पता लग जाएगा इसमें कौन सा छंद है। और अंत में क्या आ रही है? तुकबंदी आ रही है। बस
राग देखी और पता लगाओ। गुलेरी जी ने उसने कहा था कहानी में किन की भाषा को मीठी छुरी बताया। क्या बात करें, खोमचे तांगे सब्जी वाली रिक्शा वालों को। अब तांगे वाले भी है, रिक्शा वाले, लेकिन उस कहानी में तांगा शब्द है, रिक्शा है, सब्जी है, खोमचा है, ये क्या है बताओ। देखें 136 के अंदर क्या होगा। तांगे वाले कौन थे, रिक्शे वाले नहीं थे, तांगे वाले थे। रिक्शा और तांगा अलग चीज है। कुछ लोग एक रिक्शा अलग, अब क्या अंतर बताऊं, रिक्शा वो पेट्रोल डीजल वाला भी होता है, और है ना वो मारवाड़ी में कहते हैं ऐसे बूम बूम करने वाला। ठीक है। नकली लेफ्टिनेंट साहब किसने मारा था, लहना सिंह ने, हजारा सिंह ने, वजीरा सिंह ने या बोधा सिंह ने। इस कहानी का नायक कौन है, जल्दी से वही बता दो। तो आप जानते हैं कि उसको मारने वाला था लहना सिंह। कौन था, लहना सिंह। उसने हमारी प्रार्थना है, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बंबू फोर्ट वालों की बोली पर मरहम लगावे। उक्त कथन में भाव क्या है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसमें क्या भाव है, ये प्रार्थना की जा रही है, व्यंग्य है, अभियोजन है, व्यवस्था है, उपालंब है। ये उपालंब है, ताना दिया जा रहा है बड़ा व्यंग्य से। अब आपको लगेगा व्यंग्य, लेकिन इसमें उपालंब का भाव है, ध्यान रखें। इसमें उपालंब का भाव है, व्यंग्य का नहीं है। आपको व्यंग्य नजर आएगा, ये प्रश्न दिया हुआ है किताबों में और बहुत अच्छे से दिया हुआ है। व्यापार में लाभ हानि होते रहते हैं, समास विग्रह क्या होगा। व्यापार में लाभ हानि होते रहते हैं, इसमें समास विग्रह क्या होगा। ये देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं तो आप इसका उत्तर ढंग से दीजिएगा। लाभ और हानि, लाभ या हानि, अ व ब दोनों, लाभ व हानि। मैं ये प्रश्न देखूंगा कमेंट में क्या आंसर आ रहा है, ज्यादा क्या आ रहा है ना, बताओ। देखें लाभ और हानि, लाभ या हानि, अ व ब दोनों, लाभ हानि, जल्दी से बताओ। देखें आप में से बहुत से आंसर आ चुके हैं और आप लोगों में से 50% प्लस आंसर यही आया होगा। मैं आपको फिर बता दूं, इसका राइट आंसर बिल्कुल ये है। कौन सा है, ए ऑप्शन है ना, नहीं है। ध्यान से देखिए, व्यापार में लाभ हानि होते रहते हैं, समास विग्रह होगा। सर और है तो फिर वह तो होगा ही होगा, है कि नहीं है। आप जानते हैं अगर सीधा पूछे लाभ हानि दिन रात ये, तो हम इनमें लगाते हैं या, क्योंकि दोनों एक साथ कभी नहीं होते, या तो दिन होगा या रात, या लाभ होगा या हानि। लेकिन व्यापार में लाभ और हानि तो होते, तो सही विग्रह तो होगा ही। लेकिन यहां पर ये वह भी दे दिया, ये वह नहीं देना था इसको, वह देने के कारण यहां पर ये प्रश्न दोनों कर देता है। लेकिन आप में से अधिकतर ये कर देंगे अ व ब दोनों, इसमें वह नहीं देना था। इसमें आपको वो अथवा दे देता ना तो ज्यादा सही रहता, अथवा देता तो इसका राइट आंसर हो जाता लाभ और हानि। खैर आप बाकी सब छोड़िए, इसका राइट आंसर क्या होगा, लाभ और हानि। ठीक है। लहना सिंह को कहां पर तैनात किया गया था, चीन के मोर्चे पर, जर्मनी में, यूरोप के किसी मोर्चे पर, पाकिस्तान की सीमा पर। बताओ। देखें 140 में, यूरोप के किसी मोर्चे पर, पाकिस्तान, मुझे तो लग रहा है पाकिस्तान की सीमा पर किया गया था क्या। ये सर नहीं है, यूरोप की किसी सीमा, किसी मोर्चे पर। तो दोस्तों 140 क्वेश्चन हो चुके हैं, बस अब 10 क्वेश्चन है और जबरदस्त एनर्जी के साथ एक बार जितना जोर है लगा दीजिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अब तक आपने लाइक नहीं किया है, कुछ नहीं होगा, ऐसा मत सोचिए कि लाइक करने से क्या हो, लाइक कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। और आप ज्यादा से ज्यादा एक बार शेयर कर दीजिए, जबरदस्त। फिर हम 10 क्वेश्चन और करते हैं। अमृतसर के किस चौक में लहना सिंह और वह लड़की आकर मिले थे, वंशी वालों के यहाँ, बॉम्बे मार्केट, चटोरों के यहाँ, बंबू कोट वालों के बीच। तो इसका राइट आंसर आपको मिल चुका होगा, बंबू कोट वालों के बीच। उसके बाद में आगे चलते हैं। लहना सिंह किस सेना से युद्ध कर रहा था, पाकिस्तान, यूरोप, चीन या जर्मनी। किससे कर रहा था, जर्मनी की सेना से कर रहा था। किससे कर रहा था, जर्मनी की सेना से युद्ध कर रहा था। सही चल रहा है क्या, देखना एक बार, हाँ एक बार देख ले, ऐसे क्या, ठीक है। आगे चलते हैं। तेरी कुड़माई हो गई, छायांकित पद का क्या आशय, कुड़माई का क्या मतलब है। तो सबको पता है कुड़माई का क्या अर्थ है ना। सर रीट आगे खिसकने से हमारी तो कुड़माई नहीं हो रही है ना। ये भी तो ऐसा भी तो चल रहा है, तरह तरह के वीडियो चल रहे हैं, है ना, कि सर ये रीट पिछले 3-4 साल से आगे हो रही है, इस चक्कर में हमारी तो कुड़माई नहीं हो रही है। कुड़माई का तात्पर्य है दोस्तों, क्या नहीं हो रही, सगाई। या कुछ लोग यूं कह सकते हैं कि सर कुड़माई तो हो गई लेकिन कुड़माई आगे नहीं बढ़ रही है, ये भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, माफी चाहता हूं, मैं कोई उनको रीट के कैंडिडेट्स के कोई हाशिए नहीं उड़ा रहा, लेकिन हकीकत जो ये है, इतनी वैकेंसी लगातार आगे जाने से कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब यूं है तो कि निरस्त आने लग जाती है। लेकिन एक अच्छी चीज ये भी है कि आपकी तैयारी जबरदस्त हो रही है। और देखो जब भी पेपर हो आप तो सिलेक्शन निकालना है, बस इस दिमाग में एक ही रखो, आज करवा ले चाहे कल करवा ले चाहे परसों करवा ले, मैं सेलेक्ट होकर ही रहूंगा, ये दिमाग में रहना चाहिए। बाकी पेपर की ओर ध्यान ना दें। उसने कहानी
कहा था कहानी का मुख्य भाव क्या है? देशभक्ति और सिपाही की वचनबद्धता, दो मित्रों के मित्रता का वर्णन, बाल्यकाल की दोस्ती का वर्णन, या फिर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल्यकाल की दोस्ती का वर्णन। क्या हो जाएगा? बाल्यकाल की दोस्ती का वर्णन, है ना। तो इसमें इन चारों ऑप्शन में आप ध्यान से देख लीजिए। उसने कहा था कहानी का मुख्य भाव क्या? देशभक्ति, सिपाही की वचनबद्धता, दो मित्रों की मित्रता का वर्णन, बाल्यकाल की दोस्ती का वर्णन। तो बाल्यकाल में जो एक मतलब दोस्ती हुई थी, उसके बाद किस तरह से उन्होंने इसको वचनबद्धता को निभाया। बिल्कुल, मैं फिर कह रहा हूं, हतोत्साहित ना हो, उत्साहित। तो हम इस 144 को एक बार दोबारा बता देता हूं। इसमें उसने कहा था कहानी का मुख्य भाव जो है वो बाल्यकाल की दोस्ती का वर्णन है। सर पहले थोड़ा सा वीडियो में दिक्कत आ गई थी, इसलिए शायद मैंने बताया नहीं बताया। फर्स्ट वीडियो में भी 80 नंबर क्वेश्चन जो था मिस हो गया था, तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सी होगा। ठीक है, आगे चलिए। अंतर सिंह की बैठक में वे मेरे 144-45, हाँ, अंतर सिंह की बैठक में मेरे मामा लगते हैं, ये शब्द किसने कहा थे? वजीरा सिंह ने, कीर्त सिंह ने, लड़के ने, या लड़की ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए किसने कहे थे? मैं नहीं बताऊंगा, आप जल्दी से बताएं किसने कहे थे। 145 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा लड़की ने। किसने कहे थे? लड़की ने। किस क्रम में सही संधि विच्छेद हुआ है? फिर से एक बार संधि विच्छेद के क्वेश्चन आ गए। ये तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, अनुधनवती, है ना, ये तो हमने पहले कर भी लिया। तो इसमें कौन सा किया था हमने? अनुधनवती, अनुवती, ये तो गलत है। तो इसका राइट आंसर हमने पहले कर लिया था, ये तो वही सेम क्वेश्चन आ गया। आगे चलते हैं। तन मन धन का कौन सा समास है? तन मन धन में समास कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए, तन मन धन लाल बाल पाल, इस प्रकार के शब्द आए, फल फूल कंद फल फूल, है ना। तो इस प्रकार से आ जाए तो वहां पर होता है, बताओ देखिए कौन सा होता है? वहां पर होता है द्वंद्व समास। आपने उत्तर दे दिया होगा, मैं जानता हूं। शुद्ध वर्तनी वाले क्रमांक का चयन कीजिए। ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना या ज्योतसना, बताइए कौन सा होगा? तो सबसे पहले देखिए, ये तो गलत है, ये दो तो गलत ही हैं। अब ज्योत्सना और ज्योत्सना, तो इसमें स पूरा है, ज्योत्सना, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है दाहिना हाथ मुहावरे का अर्थ है। बीच में एक दो क्वेश्चन नए आगे। दाहिना हाथ, वो तो मेरा दाहिना हाथ है। इसमें अत्यंत विश्वसनीय, सहायक, मजबूत, सहारा, काम करने वाला, अभ्यस्त स्थिति। दाहिना हाथ किसे कहते हैं? दाहिना हाथ का मतलब क्या होता है? इस मुहावरे को समझे, क्योंकि अगले अगले से अगले पेपर में मुहावरे लोकोक्तियां सारे साथ में आएंगे। अत्यंत विश्वसनीय और सहायक जो होता है उसे ही हम दाहिना हाथ कहते हैं। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, शायद कमरे में कोई छिपा है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक और निजवाचक। बताएं, देखें, शायद कमरे में कोई छिपा है, इस वाक्य में कौन सा छायांकित पद है? जल्दी से बताएं। तो आप जानते हैं कि कोई छिपा है, इसका मतलब ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो दोस्तों आज की क्लास थी, उसमें आप समझ नहीं सकते कि बहुत सी बाधाएं आई, लेकिन फिर भी हमने जैसे तैसे करके इस क्लास को कंप्लीट किया है। चाहे लाइट को प्रॉब्लम को लेकर, टेक्निकल प्रॉब्लम को लेकर। और आपको पता है इतनी लंबी क्लास होती है और दोबारा रिपीट भी नहीं हो पाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर भी इस मेहनत की वैल्यू समझें और नियमित रहें, कोशिश करें रात को ये क्लास देखने। और अगर आप नहीं देखोगे ना, आप अगर कल के भरोसे रहोगे कि मैं क्लास कल लाइब्रेरी जाके देख लूंगा या कल दोपहर में फ्री होकर देख लूंगा, देखो परीक्षा के लिए दिन थोड़े कम बचे हैं, तो फिर वो लोड बढ़ेगा, आप पे लोड बढ़ेगा। इस चक्कर में क्या होगा, आप एक भी पेपर देख नहीं पाओगे। इसी बहाने कम से कम 1.5 घंटे ये तो देखते रहो। और मैं फिर कह रहा हूं, आपकी विजय सुनिश्चित होगी। आप ईमानदारी से ये जो 10, 11, 12, 13 जितने पेपर मैं करवाऊं, प्लीज जुड़े रहिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। मैं इसकी वैल्यू समझता हूं, आप भी इसकी वैल्यू समझें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। अगला टॉपिक मैं क्लास में अपलोड कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ दिन।